ओ भाई ये तो कुछ उल्टी हुई क्या बे? अरे यार है हो। मोंडिया जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों आज है 21 अगस्त, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत शानदार रहने वाला है, और जब मैं शानदार बोल रहा हूं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग है शानदार का, क्योंकि जो आर्टिकल मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ उनको सुनकर आप लोगों के चक्षु खुलने वाले हैं। कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमारा देश जो है वो कैसे डेवलप कंट्री बनेगा। उसके अंदर कई सारे आर्टिकल आप लोगों को नजर आएंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट बिल्कुल माइंड में क्लियर कर दूंगा सारी बातें, ठीक है। तो करंट और स्टैटिक का काफी शानदार आप लोगों को मिक्सचर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो कि आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे आर्टिकल को कंप्लीट होने के बाद में, तो अच्छे से उनको सुनकर आप लोगों को चलना है। कई सारे जो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ आर्टिकल के ड्यूरेशन में, तो वो भी आप लोग उनके आंसर अच्छे से दे पाएंगे अगर वीडियो को टकटकी लगाकर आप लोग देखेंगे। तो ये काम भी आप लोगों को जरूर करना है, अच्छे से वीडियो को देखेगा। बात करें अगर यहाँ पर सफलता के बारे में, बोला गया सफल होने के 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। जिंदगी में अगर ये 3 चीजें अगर लाइफ में आप लोग इंक्लूड करके चलते हैं तो आप लोगों को लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अक्सर हम लोग एक तो मेहनत करने से डरते हैं, ऐसा लगता है यार आज छोड़ देते हैं, क्या करना है, आज ना छुट्टी मार लेते हैं। कई बार मजबूत इरादे नहीं होते हमारे, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है बस चल रहा है, जो चल रहा है उसको चलने दो, ऐसे ही क्या फालतू में चेंज करना है। तो ये काम हम लोग देखते हैं। तो इसके चलते सफल होने में 3 नियम जो है वो सबसे पहला तो खुद से वादा होता है। आप लोगों को अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा टारगेट या फिर मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है, मेरी लाइफ इससे जो है वो प्रोडक्टिव होगी। तो ये चीजें जब तक आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक एग्जैक्टली कोई अच्छा सॉल्यूशन आप लोगों को होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर आप लोगों को पूरा फोकस देना पड़ेगा, तभी जिंदगी में आप लोग चीजों को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अपने आप से अपना कमिटमेंट। उन्हें कहते हैं कि एक बार मैंने एक अपने आप से कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो वो वाली चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। सुबह उठना, एक्सरसाइज करनी है, अपने टाइम को कैसे लेकर चलना है, ये आप लोगों का कमिटमेंट होना चाहिए, ना कि किसी और का। और ये एक बार कर लिया तो कर लिया भाई साहब, फिर जिंदगी इधर की उधर हो जाए, पर लेकिन जो बोल दिया है अब वो करना है। ये जिंदगी अगर आप लोग जियोगे तो लाइफ में कभी भी आप लोग प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखेगा, कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट न्यूज जिनको आप लोग बोल सकते हैं, वो अभी आप लोगों के लिए इसलिए इंक्लूड किए गए ताकि और अच्छे से आप लोग प्रोडक्टिव चीजों को एक तरीके से एग्जाम में इंप्लीमेंट की जा सके, और एक तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से न छूटे। और 1 लाइनर टाइप की भी न्यूज आप लोगों को वीडियो के एंड में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा पूरी वीडियो को, कहीं भी कोई डाउट होगा तो बताना जरूर, और फीडबैक जरूर देना। और इस वीडियो की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल ही जाती है, टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, वहां पर सारी चीजें अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ओके। और हाँ, जो वीडियो आप लोगों को स्टार्टिंग में देखने को मिली वो मध्य प्रदेश की है, आप में से एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा शेयर की गई थी। देखिए जब जब यहाँ पर बाढ़ आती है तब तब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कई बार, पर लेकिन सोचो ये जो मगरमच्छ है अगर किसी के घर में घुस जाता, ये अगर इसी के हाथ में कोई जानवर या फिर कोई इंसान लग जाता तो पूरे को अपने जबड़े में चबाकर उसको चपेट देता जरा सी देर में। तो इसलिए यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो हमारी नदियाँ और नाले हैं वो प्रॉपर वे में नहीं खुले होते हैं, तो ऐसी बाढ़ आप लोगों को देखने को मिलती है, और बाढ़ को प्रॉपर वे में मैनेज नहीं किया जाता है, तब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। जब भी कहीं पर बाढ़ हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ये एक तरीके से अवेयरनेस के लिए है, खासकर जो कि खासकर जिन एरिया में बाढ़ आती है बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पर उन लोगों को झेलनी पड़ती है। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरा, साझेदारी, हर स्टेक होल्डर की पार्टनरशिप। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाइयों और बहनों,
जल जीवन मिशन में जिस तरह पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, गांव के स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है, जिस तरह उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए जो कार्य होते हैं उसमें गांव के लोगों का सहयोग लिया जाता है। गांव के लोग ही अपने गांव में जल सुरक्षा के लिए विलेज एक्शन प्लान बना रहे हैं। पानी का जो मूल्य लिया जाता है वो भी गांव के लोग ही तय कर रहे हैं। पानी की टेस्टिंग में भी गांव के लोग जुड़े हैं। 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। पानी समिति में अभी कम से कम 50% महिलाओं को जगह दी गई है। दोस्तों पानी जो है वो हमारी लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है यार। अगर पानी को हम लोग ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर जल जीवन मिशन की सक्सेस जो है उसके बेस को बताया गया कि 4 लोगों के द्वारा यहाँ पर ये सक्सेस देखने को मिलती है। तो इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चारों के चारों पॉइंट जो हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग डायरेक्ट आंसर राइटिंग में भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बोला गया लोगों का पार्टिसिपेशन, यानी कि जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अलग अलग स्टेक होल्डर की साझेदारी, यानी कि एक तरीके से मिलकर काम करेंगे यहाँ पर अलग अलग स्टेक होल्डर जिनको भी यहाँ पर काम करना है, तो ये भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे। पॉलिटिकल विल, जो लोग एक तरीके से पावर में हैं उनकी एक तरीके से इच्छा यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी। और जितने रिसोर्सेज हैं उसको कितने शानदार तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। जल जीवन मिशन जो है उसका टारगेट ये है कि 2024 तक का सबके घरों में पाइप वाटर हम लोग को पहुंचाना है, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अगर डिमांड के बारे में बात करें तो सप्लाइड साइड मैनेजमेंट के बारे में, तो लोकल एरिया का पार्टिसिपेशन, जैसे बोला अभी पंचायत यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर यहाँ पर सारी चीज़ें लेकर चल रही हैं। और इसमें ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का भी काफ़ी अच्छा यूज़ है, और इसी के साथ में पानी को फिर से रीयूज़ कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर की जा रही है। तो एक पीने योग्य पानी सबके घरों में पहुंचेगा, बेसिक ये पर्पज इसका देखने को आप लोगों को मिल रहा है। तो वास्तव में ही काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं चीज़, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, और यहाँ से एग्जाम में भी आप लोग ये क्वेश्चन कई बार बनते हैं जो कि आप लोगों को माइंड में क्लियर रख के चलने हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ अंडमान निकोबार के ऊपर। अंडमान निकोबार के ऊपर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर सेलुलर जेल देखने को मिलेगी। आप लोगों ने अंग्रेजों के टाइम पर सुना होगा अक्सर कि काले पानी की सज़ा दी जाती है। तो काले पानी की सज़ा क्या थी कि मेन लैंड इंडिया से हटाकर लोगों को यहाँ पर इस सेलुलर जेल के अंदर ले जाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर आप लोग इसको वहाँ पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी जेल बनी हुई है। आप लोगों को याद होगा जब मैं यहाँ पर घूमने गया था, मैंने आप लोगों के साथ में कुछ पिक्चर्स भी शेयर की थी इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये वो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कभी भी आप लोगों को मौका मिले, अगर आप लोग घूमने जाओ, तो एक आप लोगों से एक थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शाम के टाइम पर यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एक शो होता है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। मतलब उसमें पूरी कहानी यहाँ पर सेलुलर जेल की बताई जाती है, और उसको सुनकर आप लोगों की आंखों में आप लोगों के आंसू आ जाएंगे। इस तरीके का वहाँ पर आप लोगों को इमोशनलिटी देखने को मिलेगी। तो ये सेलुलर जेल, इसको काला पानी की सजा भी बोली जाती थी कॉलोनियल टाइम पे। तो अंडमान निकोबार के अंदर यहाँ पर ये जेल बनाई गई है। अभी एक इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आ रही है आसाम गवर्नमेंट की साइड से। आसाम गवर्नमेंट की द्वारा अभी यहाँ पर ट्रिप की गई है, एक तरीके से प्लान की गई एक ट्रिप, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो यूथ है हर साल यहाँ पर लगभग 1000 जो यूथ हैं उनको सेलुलर जेल अंडमान निकोबार के अंदर विजिट कराया जाएगा। ये वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर हेमंता बिस्वा, उनके द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई है। और एक और इम्पोर्टेंट बात इनके द्वारा बोली गई है कि आसाम तो ये काम कर ही रहा है, अलग अलग राज्य को भी ये काम यहाँ पर करना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के साथ में यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ पर आप लोगों से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक यहाँ पर जनरल है जिनका नाम है यहाँ पर लचित बोरफुकन। इनके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। अभी अलग अलग एरिया में यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में, इनके नाम का जो चैप्टर है वो बुक में ऐड करने की बात की जा रही है।
आप लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, तो क्यों ना हम लोग उनको याद करें, तो उनके नाम का चैप्टर जो है वो किताब में होना चाहिए। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी ये आप लोगों के सामने ये पर्टिकुलर टॉपिक निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन भी अगर बने तो याद रखिएगा पूरा मुद्दा क्या है, मुद्दा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो उसके चलते हमारी कंट्री में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग एरिया के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर देनी चाहिए। और जो ये सेलुलर जेल है, अगर इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, ये काफ़ी पुरानी है। लगभग 1896 में ये जेल जो है ये बनानी स्टार्ट की गई थी और फिर इसको खोला गया था 1906 के अंदर में। ये जो जेल थी इसका टोटल बनाने का खर्चा उस टाइम पर यहाँ पर 5,17,352 के करीब बोला जाता है इसका टोटल खर्चा आया था। नॉर्मली इसको सेलुलर जेल बोलते हैं, पर लेकिन काला पानी की सजा इसको बोला करते थे, क्योंकि पुराने टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि ये माना जाता था कि हम लोग को वाटर क्रॉस करके नहीं जाना है, और अगर वो करके जाएंगे तो हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी चीज़ें आप लोगों ने कई बार यहाँ पर सुनी होगी। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डरा भी करते थे। वीडी सावरकर साहब को जो है इस सेलुलर जेल के अंदर ही रखा गया, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी सारी जो स्टोरी जब सुनाई जाएंगी, आप लोगों को जो बता ना शो देखना वहाँ पर जाकर, उसके अंदर वीडी सावरकर साहब के बारे में भी यहाँ पर बातें बताई जाती है। और भी कई सारे फ्रीडम फाइटर थे जो यहाँ जिनको वहाँ पर रखा गया, और इतनी बुरी कंडीशन उनकी वहाँ पर की गई, आप लोग सुनकर मैं बोल रहा हूँ कि वो स्टोरी आप लोग रो दोगे। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है, असम गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया जा रहा है। आप लोग कौन से स्टेट से आते हैं, आप लोग अपने स्टेट का नाम बता सकते हैं। क्या आपके स्टेट को भी आप लोग सजेशन देंगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, यस या फिर नो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर आप लोग चाहेंगे कि आप लोग इस स्टेट से जो है लोग घूमने के लिए जाएं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोई कंट्री अमीर है या फिर कोई कंट्री गरीब है, तो किसके बेस पर ये चीज़ें डिसाइड की जा सकती है। मतलब एक लेमन लैंग्वेज में कोई आप लोगों से पूछे कि यार ये देश अमीर है, ये देश गरीब है, ये किसके बेस पर डिसाइड किया जाएगा। अगर मोटे मोटे भाषा में, कोई नॉर्मल भाषा में आप लोगों से कोई पूछे, तो सीधी सीधी बात क्या है यार, उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, यानी कि उस कंट्री के जो लोग हैं उसके पास में कितना पैसा है, ये डिसाइड करेगा कि वो कंट्री कैसी है। उस कंट्री की लोगों की जो एक तरीके से हेल्थ कैसी है, एजुकेशन लेवल कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है उस देश में, ये डिसाइड करेगा उस कंट्री में आप लोग डिफरेंस देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। आप लोगों को एक जो अभी मैं एक पर्टिकुलर डेटा बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि इंडिया कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है और यूएसए कहाँ पर है। मैं आप लोगों को एक डेटा बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो डेटा है इसको बोलते हैं एक तरीके से पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक इंसान के हिस्से में कितना पैसा आता है। तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम, यानी कि अगर पूरी जीडीपी आप लोग देखते हैं देश के अंदर, जो कि एक पर्टिकुलर मान लो मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो एक देश के अंदर जितना पैसा है टोटल, तो हर एक इंसान के हिस्से में कितना पैसा आता है, उससे पता चलता है कि वो देश किस लेवल पर बैठा है। अगर इंडिया की बात करें तो ये माना जा रहा है कि इंडिया 2022 के एंड तक हर एक इंसान के हिस्से में 1800 लगभग $50, ये लगभग $1850 जो है वो 2022 के एंड तक पहुंचेगा। यानी कि ये हमारा जीडीपी पर कैपिटा आप लोगों को देखने को मिला, जो एक्सपेक्टेशन है कि रीच होगा, यानी कि अभी इससे नीचे हैं हम लोग, 2022 के एंड तक हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पर। अब यही डेटा अगर आप लोग चाइना का देखोगे तो हमसे लगभग ये आप लोग 7 से 8 गुना बोल सकते हैं। चाइना में यही जो डेटा है ये लगभग आप लोगों को 9000 से ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो हमारा 1000 या फिर 1800 या फिर 2000 आप लोग बोल सकते हैं लगभग, ये चाइना का 9000 है। और अगर आप लोग यूएसए के बारे में बात करेंगे तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। कहने के लिए चाइना को यूएसए पकड़ने की एक फिरक में लगा हुआ है, पर लेकिन जब आप लोग चेक करेंगे यूएसए का ये डेटा, तो यूएसए का ये डेटा है 62,000। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि एक इंसान देश का, उसके हिस्से में कितना पैसा आता है। अगर उसके देश का सारा पैसा बांटा जाए इंसानों के बीच में, वो चाइना में कितना आ रहा है और यूएसए में कैसा आ रहा है। हमारा ये इतना कम क्यों है और चाइना का इतना कम क्यों है, इसका सीधा सीधा एक तरीके से मतलब आप लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा हिस्से में कम चीज़ें आएंगी। इसको उदाहरण के तौर पर आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए आप लोग के हाथ में एक एप्पल है और 2 आदमी हैं, तो 2 में बांटेंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए 4 आदमी हैं तो 4 में बांटेंगे तो और 4 पीस हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 8 हो गए तो आप लोग इसको और छोटे छोटे पीसेस में करोगे। तो यहाँ पर ये जो पीसेस आ रहे हैं यहाँ पर, ये पर कैपिटा इनकम है, ये समझ सकते हैं आप लोग। ये यूएसए में सबसे शानदार है। यहाँ पर एक तरीके से हाई लेवल ऑफ लाइफ स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोग चाइना को कंपेयर करेंगे और जब आप लोग इंडिया को कंपेयर करेंगे।
तो इसलिए यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब बोला गया कि हमारा देश जो है वो एक डेवलप कंट्री बन जाएगा 2047 तक का, तो इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम जो है वो अच्छा खासा बढ़ने वाला है। अब वो कितना होगा वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। फिलहाल के टाइम पर अभी ये लगभग 2000 से भी नीचे है, और चाइना का 9000 है और यूएसए का 62,000 है। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज आप लोग के माइंड में क्लियर हो गई होगी। अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। और न्यूज में किस लिए, क्योंकि अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर एक स्पीच दी गई, और उसी स्पीच के बाद में कई सारे आर्टिकल्स लिखे गए हिंदू के अंदर भी और इसी के साथ में यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी। तो उन्हीं का निचोड़ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि हमारा देश जो था वो 1947 में आजाद हुआ था, यानी कि 1947 में आजाद हुआ। तो इसका मतलब यह है कि 2047 में जो है हमारा देश पूरे 100 साल कंप्लीट कर लेगा आजादी के, और अभी हम लोगों ने आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रही है। तो यानी कि आने वाले 25 साल में, और यानी कि आने वाले 25 साल में यानी कि 2047 में हम अपने आप को डेवलप कंट्री की लेवल पर ले जाकर रखेंगे। इसी के लिए हम लोगों ने 5 प्रण भी लिए हैं। 5 प्रण, आप लोग इनको 5 प्रतिज्ञाएं भी बोल सकते हैं। प्रण एक तरीके से बोलते हैं, एक तरीका प्रण लेना किसी चीज को लेकर। तो इसी के चलते ही एक्सपेक्टेशन यहां पर लगाया जा रहा है। तो ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे यहां पर अगर बात करें तो डेवलप्ड, डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप और डेटा जिनका अवेलेबल नहीं है, ये कंट्री आप लोग यहां पर देख सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो डेवलपिंग की कैटेगरी में आता है। इसी के साथ में पूरा लगभग एशिया भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब डेवलप की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए, कनाडा और यूरोपियन कुछ कंट्री, और इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर जापान और साउथ कोरिया, ये डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आती है। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसको समझना चाहें तो ये तो एक ऐसा डेटा हो गया जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से डेवलप या डेवलपिंग है। थोड़ा सा पिक्चर में अगर आप लोग समझें डेवलप कंट्री कैसी है, तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी शानदार तरीका देखने को मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम हाई लेवल, हेल्थ सिस्टम हाई लेवल, इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी शानदार, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह नजर आएगा। ठीक है, लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक तरीके से लेवल है वो काफी कम रहेगा, एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वो भी एम्प्लॉयमेंट कैसा, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर डिग्री ले रखी है तो मुझे उसी के लेवल की जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कहीं पर जाकर पियोन की जॉब कर रहा हूं। ये गलत नहीं है कि पियोन की जॉब के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि पियोन की जॉब गलत है, पर लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन है। अगर किसी ने 10th पास कर रखा है या फिर 12th पास कर रखा है, समझ में आता है कि वो इंसान जो है वो पियोन की जॉब कर रहा है। एक इंसान पीएचडी होल्डर है और पीएचडी करने के बाद में वो पियोन की जॉब कर रहा है, तो इससे कंट्री की खस्ता हालत का पता चलता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी बड़ी सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है कि एक पीएचडी होल्डर को पियोन की जॉब के लिए यहां पर आना पड़ रहा है। तो इससे ये कंट्री की सिचुएशन पता चलती है, जो हमारे देश में काफी बार आप लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि जब भी कोई फॉर्म निकलते हैं तो कितने सारे लोग जो होते हैं उसमें लाइन में लगे होते हैं। तो डेवलप और इसी के साथ में डेवलपिंग कंट्री को जब आप लोग कंपेयर करने बैठते हैं तो आप लोगों को खस्ता हालत देखने को मिलेगी। यहां पर अगर आप लोग मेट्रो ट्रेन में जाओगे तो प्रॉपर एक एक सीट पर एक एक इंसान बैठा होगा, आसानी से कंफर्टेबल जोन में यात्रा कर रहे होंगे। पर लेकिन उसी के साइड में अगर आप लोग डेवलपिंग कंट्री के बारे में सोचोगे तो मेट्रो में आप लोग हालत देख लो, बसेस में आप लोग हालत देख लो, मुंबई की ट्रेन में आप लोग हालत देख लो, ऑटो रिक्शा में अगर कहीं बाहर जाते हो उसमें आप लोग हालत देख लो। तो जहां पर हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ढांचा है यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का, उसकी बहुत ही बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे पता चलता है कि क्या लेवल है इस पर्टिकुलर कंट्री का, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। वैसे अगर बात करें, कोई पर्टिकुलर ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसपे सारी कंट्री जो है वो एग्री हो गई हो, हाँ यार ये डेफिनेशन है, इसको डेवलप कंट्री बोलेंगे और इसको डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे। पर फिर भी एक हल्का सा क्राइटेरिया यहां पर देखने को मिलते हैं जो कि यहां पर निकाला गया है। ठीक है, ग्रोस नेशनल इनकम के बेस पर यहां पर ये निकाला जा रहा है कि ग्रोस नेशनल इनकम के बेस पर यहां पर लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम कंट्री में इसको क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया गया। और ये बेसिकली पर कैपिटा जो यहां पर हिस्से में आ रहा है, ग्रोस नेशनल इनकम यानी कि टोटल जो नेशनल इनकम है उसमें से पर कैपिटा किसके हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, उसके बेस पर जब हम लोग निकालते हैं तो यहां पर इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इसके बेस पर जो क्लासिफिकेशन है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है, पर लेकिन सब इसके ऊपर एग्री नहीं होते हैं। यानी कि ये बिल्कुल ऐसी है, मैं आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और मेरा टॉपिक जो पढ़ाया गया उस टॉपिक के बारे में कुछ बच्चे तो ये बोले हाँ सर बिल्कुल सही आपने बोला है, कुछ बच्चे ये बोले नहीं सर हम सहमत नहीं है, हमको तो ये एंगल भी लग रहा है। ठीक है, कुछ ये बोले कि मैं ना तो इससे सहमत हूं ना इससे सहमत हूं, मैं तो ये तीसरा एंगल लग रहा है। तो इस तरीके से हर एक कंट्री का रहना सहना, खाना पीना, वहां की जलवायु, वहां पे रिसोर्सेज, वहां पे एजुकेशन, वहां पे हेल्थ, वहां पर ढांचा सब अलग अलग है।
तो इसलिए सब कंट्री जो है एक पर्टिकुलर ढांचे में, ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि हर एक इंसान एक देश में गए और उस सारे देश के सब लोगों को एक ही नंबर का जूता पहनाने लगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो फिर भी एक हल्का फुल्का सा एक एवरेज क्राइटेरिया निकाल दिया गया। और ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है जिसमें लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हायर इनकम के बारे में बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होगी। बाकी अगर आप लोग कंपेयर करने पर आएंगे यहां पर कि नहीं यार हम लोगों को तो कंपेयर करना है कि व्हाट इज डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो डेवलप कंट्री में आप लोगों को जैसे मैंने बताया यहां पर अभी इंडस्ट्रियलाइज काफी ज्यादा देश देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री काफी अच्छे से काम करती हुई नजर आएंगी। फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन देखने को मिलेगा, यानी कि रोबोट काम कर रहे हैं। हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगी, हर एक घर में एसी, गाड़ी, ये इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, तो ओवन वगैरह, ये सारी चीजें एक तरीके से जो रूम हीटर वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलती है। डेवलप कंट्री के बारे में बात करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग दूसरे लेस इंडस्ट्रियलाइज या फिर डेवलपिंग कंट्री के बारे में आप लोग बातें करते हैं उनके कंपेयर में, जीडीपी पर कैपिटा जो मैंने अभी बताया, इंडिया का आप लोग कितना देखने को मिल रहा है, लगभग 1800 के करीब, वही चाइना का लगभग 9000 के करीब, और वही यूएसए का लगभग 62,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिलता है। इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है अभी यहां पर, वह डोमिनेशन। आज की डेट में खासकर जो आज की डेट में आप लोगों को जो बड़ी बड़ी कंपनी है अलग अलग एरिया में, जैसे आप आज के में टेक्नोलॉजी कंपनी देख लीजिए, ये इतना ज्यादा पैसा यूएसए का जो $62,000 मैंने बताया, ये इतना क्यों है? फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, कोई भी कंपनी का नाम आप लोग ले लो, मैक्सिमम जो भी ट्विटर, वो सारी कंपनी कहाँ की है? वो सारी की सारी कंपनी है यूएसए की, और वो डेटा और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखती हैं, और हर एक ईयर में उनका दबदबा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक टाइम पर अंग्रेजों के द्वारा रूल किया जाता था देश के ऊपर, आज की डेट में इन कंपनी के द्वारा रूल किया जाता है। और ये कंपनी अपने आप में इतनी बड़ी हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किसी कंट्री की जो सरकार है ना, उससे भी ज्यादा ताकतवर ये कंट्री हो चुकी है। कई बार तो सरकार की बातें भी नहीं मानते हैं। अभी आप लोगों ने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को कुछ बोला, तो ट्विटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर हाईकोर्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हाई एक लेवल इन कंपनीज का हो चुका है यहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं एक नई मोनोपोली बोलते हैं यहाँ पर, ये क्रिएट की जा रही है डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, डेवलपिंग कंट्री को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में यहां पर जब आप लोग बात करते हैं, जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो ज्यादा एडवांस आप लोगों को देखने को मिलेगा इन कंट्रीज के अंदर में एज कंपेयर टू हमारी कंट्री। आज की डेट में भी आप लोगों को मैं बता दूं, हमारी कंट्री में जैसे आप लोग बात करते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और ये टर्सरी सेक्टर हो गया। प्राइमरी सेक्टर में मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल जो निकाल कर लेकर आते हैं, आयरन ओर हो गया, कोयला हो गया, तो ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है, यानी कि जैसे यहां से एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट निकाल कर लेकर आए, गेहूं, यहां से आप लोगों ने क्या किया, उसका आटा बना दिया, ठीक है, उसकी ब्रेड बना दी, तो उसका कोई और प्रोडक्ट बना दिया आप लोगों ने। आलू निकाल के लेकर आए तो उनके चिप्स आप लोगों ने बना दिए, नींबू निकाल कर लेकर आए तो उसका अचार बना दिया, आंवला निकाल के लेकर आए तो उसका मुरब्बा बना दिया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आ गए। लोहा निकाल के लेकर आए तो उसकी मशीनरी आप लोगों ने बना दी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा सेक्टर होता है फिर ये टर्सरी, जो सर्विस सेक्टर होता है, जैसे मैं टीचिंग प्रोवाइड आप लोग करा रहा हूं, ये सर्विस सेक्टर है। इसी के साथ में कोई सामान मार्केट में लेकर बेचा जा रहा है तो सर्विसिंग के टॉप पर, तो ये सर्विस सेक्टर होता है। मैक्सिमम देश कैसे बढ़ता है, पहले प्राइमरी सेक्टर उसका डेवलप होता है, यानी कि एग्रीकल्चर करना स्टार्ट की होगी। पहले लोग जंगलों में रहते थे तो वहीं पर खाते पीते, सोते, नहाते धोते थे, फिर उनके द्वारा खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दी गई, तो यहाँ पर फिर उनके द्वारा चीजें आगे बढ़ी, तो फिर उनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई, और फिर उसके बाद में उसको बेचने लगे, टर्सरी सेक्टर स्टार्ट हो गया। पर लेकिन हमारे देश में क्या हुआ है, हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्सरी सेक्टर पर हम लोगों ने जंप किया है, तो सेकेंडरी सेक्टर हम लोगों ने गायब कर दिया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में है नहीं है। और सबसे ज्यादा जो जॉब मिलती है यहाँ पर, वो मिलती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में, यानी कि जो जॉब का जो सबसे ज्यादा जो एक तरीके से ग्रोथ होता है वो मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में होता है। तो हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ निकल कर आ रहा है वो आ रहा है सर्विस सेक्टर से। हमारी जो जीडीपी के अंदर आप लोग बात करेंगे, और सर्विस सेक्टर में इंसान कैसे चाहिए, वो चाहिए स्किल्ड फोर्स चाहिए, यानी कि जिसके पास में कोई स्किल हो। टीचिंग कौन कर सकता है, जिसके पास में नॉलेज हो, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो लॉयर है, तो वो एक तरीके से प्रॉपर प्रोफेशनल होगा, ठीक है। इसी के साथ में कोई मैकेनिक है, वो प्रॉपर एक स्किल जानता होगा। पर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, कुछ भी प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना है तो उनको एक हल्का सा एक गाइडेंस दे दिया, तो वहां पर आराम से इंसान जो है वो काम कर पाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री, रोड डेवलपमेंट करना है, कोई इंडस्ट्री बनानी है, वहां पर आप लोगों को कई बार लेबर का जरूरत पड़ती है, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर इंप्लीमेंट जनरेट होता है तो यहाँ पर होता है। तो इसलिए हमारी कंट्री में ये बोला जाता है कि जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस का ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जॉब नहीं मिल पा रही है, पर लेकिन जीडीपी का ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा चलता है। क्यों? क्योंकि वो सर्विस सेक्टर से आता है।
तो यहां पर जे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जिस एरिया में पढ़े लिखे लोग हैं वहां से ग्रोथ निकल कर आ रहा है और वहां से ग्रोथ काफी ज्यादा आ रहा है, पर लेकिन जॉब ज्यादा लोगों को नहीं मिल पा रही है। चाइना में और यूएसए में, जापान में, साउथ कोरिया में, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी ज्यादा ताकतवर है, तो वहां पर जो भी ग्रोथ निकल कर आता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकल कर आता है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पर इनके द्वारा काफी काम किया गया, इसीलिए हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों को मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये इस तरीके के नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वहां पर जो उनके द्वारा काम किया गया है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर दबाकर अपना काम किया गया है, तो इसीलिए ये वाला सेक्टर जो है आप लोग काफी ताकतवर वहां पर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को यहां पर बोला कि हमारी कंट्री में जॉबलेस ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर हमारी कंट्री में ढंग से डेवलप हुआ ही नहीं है। इसीलिए हम लोग यहां पर लेकर आए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। बताइए किस साल में स्टार्ट किया गया था? अभी हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पे हमारी कंट्री में जो है वो जॉब यानी कि इंप्लॉयमेंट का जनरेशन किया जा सके। ये इसीलिए बेसिक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। और नॉर्मल कंट्री ने पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप किया है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी पे उनके द्वारा जंप किया गया, तो उनकी कंट्री एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ी है। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे जंप करके इसको बढ़ा लिया है, पर लेकिन ये वाला रह गया। और इसमें क्या काम किया? रॉ मटेरियल सीधा सीधा हम लोगों ने कहीं जापान को भेज दिया, कहीं चाइना को भेज दिया, कहीं यूएसए को भेज दिया, और फिर बने बनाए सामान लाकर हम लोग अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया? हमारे देश में जब सामान नहीं बनेगा तो हमारे देश के लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की हरकतें आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिली। अब थोड़ा सा उसमें चेंज किया जा रहा है, अब थोड़ी सी उसमें चीजें जो है वो सही पैटर्न पे लाई जा रही हैं। अब हमारी देश जो है अब आकर थोड़ा सा जो है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ है। हालांकि अभी भी आप लोग उसको ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही अच्छा हो गया, काफी अच्छे लेवल पर काम चल रहा है, पर हाँ स्टार्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, वो एक अच्छी बात है। डिफेंस में हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब उसमें अपने आप काम कर रहे हैं। इसी के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए, हालांकि उस पर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि अप टू द मार्क नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने चीजें थोड़ी करनी स्टार्ट की है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर उस लेवल पर नहीं बढ़ पाई हमारी जितनी बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। इसी के साथ में सबसे खतरनाक चीज होती है किसी कंट्री में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। जितने पढ़े लिखे लोग, जितने स्किल्ड लेबर फोर्स, वो कंट्री उतनी ही ज्यादा अच्छी जितने हेल्दी लोग। इसीलिए आप लोगों ने शब्द सुना होगा जिसको आप लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक इंसान जो है वो कैपिटल बन गया है। और वो कैपिटल कैसे बनता है? जब एक इंसान को अच्छा इंप्लॉयमेंट यानी कि अच्छी जॉब मिल जाती है, उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है, उसको एजुकेशन जो है वो अच्छी मिल जाती है, तो फिर जाकर इंप्लॉयमेंट करता है यानी कि जॉब करता है, और उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है। मतलब क्या हो गया? यानी कि मान लीजिए आज की डेट में मुझे एजुकेशन मिली, सबसे पहले तो मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जब मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो मुझे एजुकेशन अच्छी ले पाऊंगा मैं। जब मैं एजुकेशन अच्छी ले पाऊंगा तो आगे चलकर मैं इंप्लॉयमेंट भी कहीं ना कोई काम कर पाऊंगा। यानी कि आज की डेट में जैसे मैं मान ली कहीं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, तो वहां से मेरी अर्निंग आ रही है, तो मैं टैक्स पे कर रहा हूं, तो कंट्री में डेवलपमेंट में मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। तो यहां पर लोगों से यानी कि जनता से निकल कर ये आएगा जब जनता की अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छा उनको इंप्लॉयमेंट मिलेगा, तो ये जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ये उन देशों का काफी अच्छा है जिन देश की जीडीपी काफी अच्छी है, उन देश की पर कैपिटा काफी अच्छी है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। इसीलिए अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हमारे देश में रहते थे वो हमारा देश छोड़कर जो है उन देशों में चले गए, दूसरे देशों में जहां पर लाइफ स्टाइल जो है काफी अच्छा है। तो यहां से ये सारी रीजन निकल कर आती है। कल को चलकर अगर हमारी कंट्री डेवलप हो जाती है, हमारा लाइफ स्टाइल उतना शानदार हो जाता है, तो दूसरे देश के लोग भी जो है वो हमारे देश में रहने के लिए आएंगे, हमारे देश में लाइफ स्टाइल जो है वो इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है ये भरने की कोशिश की जाएगी 2047 तक का। इसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे, जैसे मैंने बताया कि कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम के बारे में आप लोगों से बात करें, तो यहां पर लो इनकम कंट्री हो गया, लोअर मिडिल इनकम कंट्री हो गया, अपर मिडिल इनकम कंट्री हो गया और हाई इनकम कंट्री हो गया। तो हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं? हम लोग बैठे हुए हैं, मैंने बोला अभी हम लोगों का लगभग $2000 के करीब है, ठीक है। तो $2000 में पाकिस्तान भी हमारी साइड में रहेगा, इंडिया भी यहीं पर है और बांग्लादेश भी यहीं पर है, ठीक है। बांग्लादेश की हमसे ज्यादा है यहाँ पर कैपिटा इनकम, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन काफी कम है हमारे कंपेयर में। सोमालिया 450, अफगानिस्तान 500, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जाम्बिया लगभग 1400। तो अगर 1085 से नीचे है तो उसको आप लोग लोअर इनकम कंट्री बोलेंगे। अगर 1086 से लेके 4255 यानी कि 4255, तो ये आप लोगों को लोअर मिडिल इनकम कंट्री देखने को मिलेगा। अपर मिडिल इनकम कंट्री का मतलब है कि यहां पर आप लोगों को 4000 से लेके 13000 तक का जो निकल कर आएगा ये अपर मिडिल इनकम में। और हाई इनकम कंट्री में आप लोगों को 13205 तक, इससे ऊपर जाएगा, जो कि मैंने बताया ना अभी 62000 यूएसए का है,
ठीक है। और चाइना का कितना है, चाइना का मैंने अभी आप लोगों को बताया लगभग 9,000 के करीब है। तो चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये आप लोगों को अपर मिडिल इनकम कंट्री में देखने को मिलेगी। जैसे कि यहां पर यूके का अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर 45, यूएसए का मैंने लगभग आप लोगों को कितना बताया था 62, आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा 70 के करीब पहुंच रहा है लेटेस्ट डेटा अगर आप लोग बात करें। यहां पर नॉर्वे के बारे में अगर आप लोग बात करें तो नॉर्वे का आप लोगों को देखने को मिलेगा 84,000, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जब कोई इंडेक्स निकाल के लाते हैं ना तो नॉर्वे जैसी कंट्री जो है आपको सबसे टॉप पर नजर आएगी। नॉर्वे कहां है, ये एग्जैक्ट कंट्री आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, अगर कोई भी इंडेक्स आप लोग उठाकर देखोगे, हेल्थ के बारे में बात कर लें, एजुकेशन के बारे में बात कर लें, यहां पर लोगों की जो लाइफ सेटिस्फेक्शन के बारे में आप लोग बात करोगे तो ये वो कंट्री है जो सबसे टॉप पर आप लोगों को नजर आएंगी। इनका लाइफ स्टाइल जो है काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों को याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि यहां पर डायरेक्ट टैक्स जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब यह था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना वो हर एक इंसान पर एक जैसा लगता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों का मन है एक पर्टिकुलर गाड़ी को खरीदने का, ठीक है। वो गाड़ी है मान लीजिए नैनो, वही गाड़ी आप लोग खरीदनी है, ठीक है। आप लोगों को खरीदनी है और वही गाड़ी जो है कल को मान लीजिए टाटा वाला खरीदे या कोई मान लीजिए मोदी जी खरीदे वही गाड़ी, ठीक है। वही गाड़ी अंबानी वाला खरीदे तो नैनो का प्राइस 1 लाख है, कोई भी खरीद लो वो 1 लाख ही जाएगा। उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है जितना भी लग रहा है वो उतना ही लगेगा, चाहे कोई अमीर खरीदे चाहे कोई गरीब खरीदे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। पर लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जो अमीर कंट्री है वहां पर इनकम टैक्स आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। क्यों, क्योंकि अमीरों पर ज्यादा लगता है और गरीबों पर कम लगता है। पर लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव टैक्स है। दूध का पैकेट कोई भी खरीद ले, अंबानी खरीद ले चाहे आप लोग खरीद लो, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो उतना ही लगेगा। तो ये एक तरीका रिग्रेसिव टैक्स हो गया, यानी कि करोड़ों कमाने वाला भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है और बेसिकली कुछ भी न कमाने वाला जैसे तैसे जिंदगी जीने वाला भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है। तो ऐसे समझ सकते हैं। डीजल पेट्रोल आप लोगों की गाड़ी में भरा जा रहा है, सेम डीजल पेट्रोल जो है अंबानी की गाड़ी में भरा जा रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो आप लोगों को इक्वल पे करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि अंबानी की गाड़ी में जो डीजल भरा जाएगा उसके ऊपर वो ज्यादा टैक्स पे करेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव है और डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, क्योंकि अमीरों पर जो है कम लगता है, अमीरों पर ज्यादा लगता है और गरीबों पर कम लगता है, इसीलिए उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। तो जितनी भी अमीर कंट्री है जो नॉर्वे वगैरह, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बात बताई, यहां पर सब जगह आप लोगों को प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए ये कंट्री जो है ये काफी ज्यादा डेवलप कंट्री कैटेगरी में आती है। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है इसका, उसमें कई सारे डाउट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर एक उदाहरण लेकर दिया गया है, जैसे चाइना है, चाइना का पर कैपिटा इनकम जो है क्लोजर टू नॉर्वे देन सोमालिया, यानी कि चाइना का पर कैपिटा इनकम 26 टाइम ज्यादा है सोमालिया से, यानी कि सोमालिया से 26 गुना ज्यादा है। जबकि अगर बात करें यहाँ पर नॉर्वे जो है वो जस्ट 7 टाइम्स ज्यादा है चाइना से, पर लेकिन फिर भी चाइना को जो है वो डेवलपिंग कंट्री का टैग दिया गया है। कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो ट्रांजिशन के फेज में रहती हैं, जैसे कि इनके द्वारा यूएसए, यूके, नॉर्वे ये डेवलप कंट्री की कैटेगरी में यहाँ पर इनको रखा गया है। बाकी सारी कंट्री कई सारी ऐसी जो है ऑलमोस्ट जो है वो डेवलप कंट्री है, वो ट्रांजिशन के फेज में, उसके बारे में क्या किया जाए, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर यूक्रेन है, यूक्रेन का पर कैपिटा जो यहाँ पर बताया गया है वो बताया गया 4120, ठीक है। तो ऐसे बात करें ए थर्ड टू द चाइना, ठीक है। पर लेकिन अगर ट्रांजिशन की बात करें रेदर देन डेवलप कंट्री के बारे में बात करें तो यहां पर एक कंफ्यूजन रह जाता है। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया आप लोगों ने रख दिया कि ये है यहां पर पॉपुलेशन, इसका पर कैपिटा इनकम ये है, इसके बेस पर आप लोगों ने इसको डिसाइड कर दिया। जो क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं यूक्रेन को आप लोगों ने ट्रांजिशन में रख दिया, जबकि चाइना आप लोगों ने डेवलपिंग कंट्री में रख रखा है। तो यहां पर ये फंडा निकल कर आता है, यानी कि एग्जैक्ट एक्यूरेटली आप लोग नहीं बता सकते कि ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। आप लोग बीच में जो ग्रे स्पेस रह जा रहा है उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि यहां पर ये क्राइटेरिया सही नहीं है। यहां पर जब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, तो इंडिया कहां पर रखा हुआ है आप लोग देखते हैं। यहां पर नॉर्वे हो गया, यहां पर यूके हो गया, यहां पर यूएसए हो गया, चाइना हमसे ऊपर हो गया। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ गई बात यहां पर, जहां एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कैपिटा के बारे में, तो हमारी कंट्री आप लोग काफी नीचे देखने को मिलेगी, इंडिया, ठीक है। यहाँ पर चाइना हो गया, ये यूके, यूएसए और ये नॉर्वे आप लोग देखते हैं। तो यानी कि अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये अलग ही तरीका यहाँ पर नजर आएगा, जिसके बेस पर ये डिसाइड करना कई बार ये रहता है कि किस तरीके क्राइटेरिया आप लोग फॉलो कर रहे हो। अब आप लोग अपनी कंट्री को देखिए, हमारी कंट्री जो है वो बोथ यानी कि डेवलप कंट्री से और इसी के साथ में डेवलपिंग कंट्री से भी काफी ज्यादा आप लोगों को कई सारी डेवलपिंग कंट्री उनसे काफी पीछे नजर आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट इकोनॉमी के नाम पर, तो हम लोग 6ठे नंबर पर हैं, लगभग 5वें पर भी आ जाएंगे जल्दी।
पर लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से बात करें तो हम लोग बांग्लादेश से ही पीछे बैठे हुए हैं। तो यानी कि ये जो क्राइटेरिया है ये सेट ही नहीं बैठता है किसी कंट्री में, कौन कंट्री कहां पर है। तो आप लोग यहां पर देखिए बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए यहां पर। तो पर कैपिटा कौन सी कंट्री कितना है तो उसकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं यहां पर। तो पॉपुलेशन का पूरा खेल हो गया। चाइना का पर कैपिटा इनकम जो है वो 5 गुना ज्यादा लगभग है, ठीक है। यूके का ऑलमोस्ट जो है वो 33 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो इससे आप लोग देखते हैं कि डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक क्राइटेरिया हर एक कंट्री पर सेट बैठाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें इनइक्वलिटी के बारे में तो यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में तो इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है कई सारे एरिया में। तो लाइफ एक्सपेक्टेशन बर्थ जो है वो हमारा 40 से यहां पर 1947 में लगभग 40 था, एवरेज की 40 साल इंसान जीता है, पर लेकिन अभी फिलहाल 70 हो गया है, ठीक है। इंडिया ने कई सारे एरिया में और काम किया है। एजुकेशन इनरोलमेंट में 3 गुना ज्यादा हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पे। यानी कि पहले जो एजुकेशन लेवल हुआ करता था उसके कंपेयर में हमारे देश में एजुकेशन लेवल काफी अच्छा हो रहा है। स्टार्टअप हमारी कंट्री में इतने सारे अभी नए नए स्टार्टअप स्टार्ट हो गए और कई सारे स्टार्टअप जो हैं रिसेंटली अभी यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न मतलब यानी कि जो लगभग आप लोग बोल सकते हैं $1 बिलियन से ज्यादा उनकी वर्थ हो चुकी है, यानी कि 7 से 8 हजार करोड़ रुपए उनकी जो है वर्थ हो चुकी है। तो उनको आप लोग यहां पर कैसे कंपेयर करके चलते हो, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है यहां पर। अगर कोई आप लोगों से हमारे देश के अचीवमेंट पूछने लगे कि अब तक हमारे देश के अचीवमेंट कितने रहे, तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। याद है ना जब 0 दिया भरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो कई बार कई सारे लोग आप लोग इंसल्ट करने बैठ जाते हैं कि हमारे देश ने किया ही क्या है, हमारे देश में है क्या। तो आप लोग नेगेटिव पॉइंट तो बहुत सारे याद रख लेते हो, पर देश के बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को याद नहीं आते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके बेस पर आप लोग चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देश जो है अगर बात करें 1950 में लगभग 2.79 लाख करोड़ आप लोगों को यहां पर हमारी जीडीपी देखने को मिलती थी, ठीक है। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर ये बढ़कर आप लोगों को 2021-22 में 147 हो चुकी है लाख करोड़। तो ये काफी बड़ी बात है यहां पर, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें लगभग आज के डेट में 3.17 ट्रिलियन के करीब इकोनॉमी देखने को मिलेगी, जो जल्दी ही बात की जा रही है कि 5वें नंबर पर हम लोग आ जाएंगे दुनिया में। तो ये हमारा अचीवमेंट है। फॉरेक्स रिजर्व जो है 911 करोड़ आप लोगों को यहां पर देखने को मिला करता था, ठीक है, 1950 में। अभी यहां पर आप लोगों को यहां पर ये देख सकते हैं, ये आप लोग यहां पर नंबर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये आप लोग इससे अंदाजा लगाइए कि कहां 911 करोड़ और कहां यहां पर ये इतना बड़ा डेटा। तो 5th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व है वर्ल्ड में आज के डेट में हमारे पास में। तो ये हमारा अचीवमेंट है। फूड प्रोडक्शन में अगर बात करें 50 मिलियन टन हुआ करता था, 316 मिलियन टन यहां पर हो चुका है आज के डेट में। तो ये हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन का आप लोगों को देखने को मिलेगा डेटा जो सामने निकल कर आ रहा है। स्पेस के मामले में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, दुनिया में हम लोग दूसरी कंट्री से जाकर अपने सैटेलाइट लॉन्च किया करते थे। आज हम दूसरी कंट्री के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और वो भी काफी सस्ते में, दूसरी कंट्री कंपेयर में। लिटरेसी लेवल जो था 1951 में 18 था, अभी फिलहाल के टाइम पर 78 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फीमेल लिटरेसी रेस में भी 8.9 का इंप्रूवमेंट होता जा रहा है यहाँ पर टाइम टू टाइम। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी कंट्री में वुमेन को भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर कराया जा रहा है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश जो है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ये जो मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया ना यहाँ पर, ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मैंने एक इकोनॉमी का पूरा सेक्शन आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर। यहाँ पर मैंने आप लोगों का पूरा जो वर्ल्ड जो यहाँ पर एक तरीके से जो लीस्ट डेवलप, लोअर इनकम या अपर इनकम, हाई इनकम कंट्री क्या है वो बता दिया, दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोगों को वो बता दिया। तो इसी के साथ में यहाँ पर डेफिनेशन किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन कैसे यहाँ पर किया जा रहा है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, एक पूरा मैंने आप लोगों को डेटा बता दिया, जो कि आप लोग एक अच्छा आंसर, अच्छा इंटरव्यू में आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं, अच्छा आप लोग निबंध लिख सकते हैं। कई जगह आप लोगों से यहाँ पर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको सहज कर रख लेना अपने पास में, क्योंकि ये बहुत काम आएगा जब आप लोग आंसर राइटिंग करोगे। और डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी यहां से बन जाते हैं स्टेटमेंट बेस। यूपीएससी ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा यहाँ पर एक इसी तरीके के लेवल पर, हालांकि थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, पर लेकिन क्वेश्चन आसान है। बोला गया कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जो जीएनपी है, ठीक है, ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट होता है, वो बोला है कि डू नॉट कैनोट, कैनोट का मतलब होता है एक तरीके से बतलाना किसी चीज को या फिर जताना, ठीक है। हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये चीजें बढ़ रही है, पर लेकिन तब तक आप लोग इसको नहीं बोल सकते हैं जब तक कि यहां पर क्या नहीं होगा, जब तक कि आप लोग पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के जो इशू हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। यानी कि जब तक देश में गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तब तक आप लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ काफी अच्छे लेवल पर हमारी कंट्री की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रही है, शानदार तरीके से हमारी कंट्री की जिंदगी जो है वो आगे चल रही है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनसे कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेगी तो फिर कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा, ठीक है।
तो पूरा का पूरा आर्टिकल जो है काफ़ी शानदार था। आर्टिकल के पूरा एक तरीके से एक आप लोग पूरा डेटा एनालिसिस बोल सकते हैं यहाँ पर, जिनसे कईयों बार एग्जाम में दुनिया भर के क्वेश्चन निकल चुके हैं। तो सारी चीज़ें अपने पास में रखिएगा और इसको टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फीडबैक जरूर दे दिया करो, लाइक डिसलाइक कर बता सकते हैं आप लोग, 1 सेकंड लगती है। और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पर पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नॉर्मली अगर बात करें ऐसे कई सारे आर्टिकल आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये आर्टिकल पीआईबी के अंदर भी काफी अच्छे से कवर किया गया है। तो जहां जहां पर भी जो जो इंपॉर्टेंट सोर्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, और जहां जहां से भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर हैं वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। अभी हमारा देश जो है कोविड-19 के टाइम पर कई सारी प्रॉब्लम फेस करता हुआ आगे बढ़ा। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने अच्छी की, जैसे कि हम लोगों ने खुद अपनी कंट्री में दवाइयाँ डेवलप करने स्टार्ट कर दिया और दूसरी कंट्री को भी ले जाकर हम लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी कंट्री में आने वाले टाइम पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि दुनिया में टॉप पर हम लोग पहुंचने वाले हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो हमारी कंट्री में सारी चीज़ें हमारी कंट्री की होनी चाहिए ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी न रहे। तो उसी के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। तो अभी हमारी कंट्री में बात की जा रही है कि जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। और ये डॉक्टर जो मनसुख मांडविया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनके द्वारा ये बोला गया जो कंपनी से कि वो आगे निकल कर आए और इस एरिया में अच्छे से काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उससे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हम लोग कैसे अपनी कंट्री में जो है आज की डेट में जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं दवाइयों की। और दवाइयाँ जो हैं वो हमारी पार्ट का काफ़ी, हमारी लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी हो चुकी हैं। हर एक इंसान जो है आज के डेट में कोई ना कोई दवाई खा रहा है। आप लोग अपने घर पर आसपास में देख सकते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर भी कोई ना कोई दवाई के ऊपर डिपेंडेंट हो। कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारी परमानेंट दवाई खाने लग जाते हैं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या फिर इसके अलावा कई भी और ऐसी क्रोनिक डिजीज होती है जो चलती रहती हैं लोगों की। कई सारी स्किन की बीमारी कई सारे लोगों को होती है, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग की दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हैं यहाँ पर। तो क्यों ना हम लोग अपने ही देश में सारी दवाइयाँ बनाएं और अच्छे लेवल पर काम किया जाए और लोगों को हेल्थ के मामले में भी आगे लेकर चलें। तो उसी के ऊपर यहाँ पर अभी जो एक पर्टिकुलर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्कीम स्ट्रेंथन करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल जो यहाँ पर कन्वेंशन है सेंटर, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर में, यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है मनसुख मांडविया साहब के पास में वो 2 है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों से बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल होगी और डायरेक्ट आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को बढ़ाना है। ये तो आप लोगों को पता है कि अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, पर लेकिन अच्छे मार्क्स आएंगे कैसे? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जब आप लोग एनसीईआरटीज पढ़ोगे, आप लोग अपना बेसिक क्लियर करोगे, अपना सिलेबस उठाकर देखोगे, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, तो तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रखे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रखे हैं, तभी आप लोग उनको अटेम्प्ट करके आगे बढ़ पाओगे। तो ये क्राइटेरिया आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी सिचुएशन को आप लोग हैंडल अच्छे से कर पाओगे। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, जो बातें बोली जा रही है उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, तभी रिजल्ट निकलता हुआ नजर आएगा। जैसे हमारे देश में बात करें कैसे हम लोग अपनी कंट्री में एक ढांचागत विकास कर सकते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री में कैसे रिवोल्यूशन हम लोग ला सकते हैं। तो आज की डेट में जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो प्लांट्स में हम लोग इनको बना रहे हैं, क्या क्या हम लोग आज के डेट में चीजें लेकर चल रहे हैं, क्या क्या हम लोग पावर स्टीम लेकर चल रहे हैं, उनमें सब में चेंज आप लोगों को लाना पड़ेगा। अगर ड्रग पार्क हम लोग बनाए वहां पर, यानी कि वहीं पर ही दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, वहीं पर ही उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए कई अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जा रही है, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो भी वहां पर कम की जा सकती है। आप लोग ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है, वो इंडस्ट्री जो है वो ब्रेड बनाती है, यानी कि एक तरीके से वो ब्रेड का काम करती है, पर लेकिन जिस एरिया में वो इंडस्ट्री लगी हुई है वहां पर आसपास में कोई भी गेहूं की खेती नहीं करता है, यानी कि कोई भी वहां पर वीट नहीं उगाता है। तो उस इंडस्ट्री के अंडर में पहले तो रॉ मटेरियल जो कि वीट है वो लाने के लिए हम लोग को दूर से काम करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर काम होगा। पर लेकिन सोचो वो इंडस्ट्री ऐसे एरिया में लगा दी जहां पर वीट जो है उसकी भरमार होती है, यानी कि गेहूं जो है काफी मात्रा में उगाया जाता है, तो इस इंडस्ट्री से आसानी से काम कराया जा सकता है। तो इसी तरीके से बात की जा रही है कि कैसे आप लोग इस तरीके का सिचुएशन डेवलप करो ताकि आसानी से वहां पर काम हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है और इसी के साथ में ग्लोबल लेवल पर भी सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा है, इंसेंटिव देने की बात की जा रही है ताकि 2 चीजों पर फोकस किया जा सके, एक तो है क्वालिटी और दूसरी है कॉस्ट।
अगर बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है, अगर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं और अच्छी क्वालिटी की दवाई और अच्छी एक तरीके से कॉस्ट रहे, अच्छी कॉस्ट का मतलब सब लोग उसको खरीद सकें, ऐसा नहीं कि ऐसी महंगी दवाई है कि कुछ ही लोग उसको खरीद पा रहे हैं, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यानी कि जैसे मैं बोलता हूं एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एक तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और दूसरी अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो यानी कि ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी तब यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छी एजुकेशन है। और इसका सर्टिफिकेशन यहां पर दिया जा रहा है WHO के द्वारा, जिसको WHO GMP बोला गया है। तो ये सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो जिससे यहां पर चीजें सुधर सकती हैं। तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके इस पर्टिकुलर सेक्टर में कैसे फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है अच्छे लेवल पर यहां पर। इसके चलते सिडबी जो कि यहां पर आगे आ रहा है, एक कंसल्टेशन के रूप पर स्कीम को कैसे लेकर चलना है, तो ये भी काम किया जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग काम करना चाहते हैं अच्छे लेवल पर, तो हम लोग को प्रॉपर एक प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो कि हमारी कंट्री में लाई गई है, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। ये क्या होते हैं अभी समझिए थोड़ा सा। आज की डेट में आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कोई दवाई ले ली जैसे डोलो जो है वो किस तरीके कौन कौन से प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है, वो सारा का सारा मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो है हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। कई बार चाइना जैसी कंट्री से हम लोग ये सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, पर लेकिन अपनी ही कंट्री में अगर हम लोग यहाँ पर ये चीजें बनाने लगे तो मेक इन इंडिया हम लोग इंपोर्ट का जो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास में होना चाहिए, अपनी ही कंट्री से हम लोग एक्सपोर्ट करें, ठीक है। ड्रग्स की सिक्योरिटी अपनी ही कंट्री में हम लोग रखें, बाहर की कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी न रहे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यह कि अपने ही देश में बनाई गई दवाइयाँ जो है हम लोग अपने ही रॉ मटेरियल से बनाएं, अपने ही देश से मैन्युफैक्चर करके अपनी कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग हब हम लोग बनाएं। तो इसके लिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड यहां पर करा रही है, इंसेंटिव यहां पर दे रही है, ठीक है। तो यहां पर इसके चलते काफी फायदा देखने को मिलेगा। और इसके चलते आने वाले टाइम पे जिस तरीके से जब छूट मिलती है तो इंसान को और काम करने का मन करता है। आप लोग ये सोचो कि एक किसान है, खेतों में उसको गेहूं उगाने हैं, वीट उसको उगाने हैं, और गवर्नमेंट ने बोला कि नॉर्मली तुमका वीट उगाने का जो किराया है, मतलब जो खर्चा है तुम्हारा, वो 500 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम तुमको यहाँ पर 200 रुपये जो है हम दे दें और 300 रुपये तुम लगाओ, तो यहाँ पर कैसा रहेगा, तो किसान का और मनोबल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए 5,000 है और गवर्नमेंट बोलने लगे 2,000 हम देंगे तुमको, ठीक है, तो किसान जो है वो खुशी खुशी वहां पर काम करेगा। पर लेकिन अगर सारा का सारा किसान ही लगा रहा है वहां पर, और ऊपर से जब बेच रहा है उसको मार्केट में जाकर, तो 4,000 का बेचा जा रहा है, तो यानी कि 1,000 रुपये का उसको नुकसान हो गया। नेक्स्ट टाइम किसान खेतों में उगाएगा क्या? उसको उगाने का ही नहीं है। किसानों ने खेतों में गेहूं उगाना बंद कर दिया, हमारी कंट्री जो है वो इंपोर्ट करने लगेगी गेहूं। सोचो कितनी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो सेम काम आप लोग यहां पर दवाई के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में काम किया जाए। और इसके चलते जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जिसको MSME आप लोग बोलते हैं, MSME बेसिकली होता क्या है, इसके लिए डेफिनेशन है आप लोगों के सामने यहाँ पर। पहले इसकी डेफिनेशन थी, अब फिलहाल डेफिनेशन जो इसकी रिवाइज कर दी गई है, ठीक है। पहले ये पुरानी डेफिनेशन हुआ करती थी, अब फिलहाल ये डेफिनेशन है जो कि रिवाइज। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक जगह ला दिया गया है, पहले वहां पर ये अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में अब यहाँ पर क्या किया है कि इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिला है, और टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक का, तो ये माइक्रो में आ गया। अगर यहाँ पर 10 करोड़ और 50 करोड़ है तो ये स्मॉल में आ गया, और 20 करोड़ और 100 करोड़ है तो यहाँ पर ये आप लोगों को मीडियम में देखने को मिलेगा। तो इस एरिया में अगर हम लोग यहाँ पर कल कोई इंडस्ट्री काम में लेकर आते हैं, खासकर अगर ये, तो काफी फायदा रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में क्या होगा, इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि जनधन अकाउंट हो गया, ठीक है, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस हो गया, तो यहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है। तो इसके चलते यहाँ पर और अच्छे से लेवल पे काम करेंगे, मार्केट की एक्सेस लोगों को मिल जाए, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन यहाँ पर हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम किया जा रहा है, क्रेडिट जो है वो फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है कि कई सारे तो ये बोले कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि आप लोगों को आराम से लोन मिल जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सिचुएशन जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ती रहे, और हमारी कंट्री में हम लोग खुद अपने देश में इनको मैन्युफैक्चरिंग हब बना ले। और जैसे हम लोगों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, अपने देश में हम लोगों ने इंडस्ट्री क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग खुद सोचो कि हमारे ही देश के लोग जो है हमारे ही देश में प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारे ही देश के लोग खरीद रहे हैं, तो बाहर पैसा जा ही नहीं रहा है, हमारे ही देश में सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो इससे अपने ही देश में आप लोगों को एक शानदार तरीके का ग्रोथ यहां से नजर आएगा, और उसी ग्रोथ के ऊपर काम करने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये एक ऐसे टॉपिक है यार, जिससे आप लोग, ऐसा नहीं कि मैंने तो आप लोगों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, अब किसी भी इंडस्ट्री के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग यहाँ पर ये 5 गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, ये हर एक इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाएंगे जो इस एरिया में आकर काम करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करना, मार्केट एक्सेस होना, सबको मार्केट चाहिए, ठीक है, सबको सिक्योरिटी चाहिए, सबको क्रेडिट चाहिए।
तो ये सब जगह आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एक पर्टिकुलर मॉडल या फिर खाका तैयार करना और फिर उसी को सेट कर आप लोग अपने आंसर भी लिख सकते हो। तो इस तरह के फ्रेमवर्क आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, सारी चीजें रटनी नहीं है, सब चीजें आप लोगों को फ्रेमवर्क में ढाल दोगे तो एग्जाम में बैठकर आसानी से याद आएगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को ओनली 7 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर आंसर देने के लिए। उसमें सोचना भी है, समझना भी है, स्ट्रक्चर भी तैयार करना है और लिखना भी है। तो तब जाकर आप लोग यहां पर सिलेक्शन ले पाते हो। तो एक हाई लेवल पर अपने माइंड को आप लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं अच्छे मार्क्स आए आप लोगों के राइटिंग में। और जब तक राइटिंग में मार्क्स नहीं आएंगे तब तक सिलेक्शन का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है। प्रीलिम्स क्लियर कर लेना कितना भी, सिलेक्शन तभी होगा जब तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ये एक स्किल है जो आप लोगों को आसानी से आराम से डेवलप करनी पड़ेगी। और लिखना स्टार्ट करो, जो भी मन में आता है पहले अपना नॉर्मल तरीके से चीजों को लिखना स्टार्ट करो। पहले तो अपनी बेसिक किताबें खत्म कर लो, जैसे कि एनसीईआरटीज वगैरह हो गई, ठीक है। जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट करो उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा राइटिंग करना स्टार्ट करो। उससे पहले नहीं कि बस हाँ उठे और राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, आप लोग कुछ लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में कोई फोल्डर ही नहीं है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये काफी लंबे समय तक पढ़ी हैं, स्टडी की हैं, तब जाकर आप लोगों को बता पा रहा हूं, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एक प्रोसीजर से होकर आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, अपने काम को प्रॉपर वे में करना है आप लोगों को। फिर से जो कोई स्कीम है उसके कंपोनेंट है डायरेक्ट यहाँ पर कि एक तो असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, यहाँ पर कॉमन फैसिलिटीज जो है उसके तहत यहाँ पर इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, इसी के साथ में टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन मिले यहाँ पर, जिसको यहाँ पर APICF बोला गया, इसको PIUAS बोला गया, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ताकि और अच्छे लेवल पर काम किया जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम रहेंगे, सर्वे और रिपोर्ट वगैरह रहेंगे। तो यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा, तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यहां पर यह है कि अगर बात करें तो आप लोग देखते हैं यहां पर इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर बन जाएगा इस फील्ड में, यानी कि हम लोग जो बाहर से खरीदते थे अब दुनिया को बेचेंगे। सस्टेनेबल ग्रोथ अगर रहेगा यहाँ पर तो ये प्रॉपर पैटर्न वे में इंडस्ट्री बढ़ती नजर आएगी, तो काफी इंप्लीमेंट भी जनरेट होगा। और इसी के साथ में जो डिमांड है वो हम लोग अपनी ही कंट्री में अपने ही इससे कंप्लीट कर पाएंगे, तो काफी अच्छा रहेगा। तो डिमांड के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। रिसर्च और इनोवेशन में भी हम लोग खर्चा करेंगे और फ्यूचरिस्टिक आइडिया आएंगे। कल को चलकर, अभी कोरोना है, कल को मोरोना, टोरोना, गोरोना, पता नहीं क्या क्या आ जाए, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर पाएंगे। तो प्रमोशन ऑफ द बल्क ड्रग पैक जो यहाँ पर पार्क बनाए जा रहे हैं हमारे देश में, और प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई जा रही है, इसके चलते काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर इसको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें, खासकर कई जगह से एक तरीके से हब बन चुके हैं, जैसे उत्तराखंड के अंदर अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पर, तो आप लोग कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे। शायद एक बद्दी वाला रीजन है, आई थिंक, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर काफी ज्यादा दवाइयाँ मैन्युफैक्चर की जाती है। तो हमारे देश में कई सारे ऐसे हब बन रहे हैं जिसमें दवाइयों को मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो दवाई के बारे में बात कर ली, MSME के बारे में बात कर ली, किसके चलते हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या एक इनिशिएटिव है उनके बारे में बात कर ली। तो कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर अब नहीं होना चाहिए। तो पूछे क्या, मैं आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पर APICF, PTUAS और इसी के साथ में PMPDS। तो इसके बारे में, इसके जो एम सबके पूछे गए यहाँ पर, एम क्या है इनका, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच है ये आप लोग को बताना है, 1 2 3 ऑल 3 या फिर नन, तो ये बताना है यहाँ पर। तो APICF यानी कि एम टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग फार्मास्यूटिकल क्लस्टर कैपेसिटी, PIUAS यानी कि PTUAS यानी कि एम टू फैसिलिटेट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर इसमें बोला गया एम टू फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस। तो सही आंसर क्या है? तो इनका सबका आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इनके सबके बारे में डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो इसको स्लाइड को एक बार आप लोग गो थ्रू होइएगा, सारा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करने कि उसके एंड में जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं उसका आंसर आप लोग दे सको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि ये टॉपिक कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, और तभी आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे, वरना सारी चीजें सुनोगे और भूल जाओगे। इसीलिए कहता हूं कि उसके टॉपिक के एंड में प्रैक्टिस जरूर किया करो, अगर चीजें लंबे समय तक आप लोग याद रखना चाहते हैं। वरना दुनिया भर की चीजें आप लोग पूरे दिन में सुनते हो, कितनी आप लोग को याद रहती है, ये सोचो 1 मिनट के लिए बैठकर। वीडियो सुनते रहोगे, निकलती रहेगी, जाती रहेगी, जब तक उसके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, बैठकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो चीजें नहीं याद रहने वाली है यार। तो ये मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो इसलिए आप लोग ढंग से चीजों को तभी रख पाओगे। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बोलते हो कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, जरा सा भी अगर फोकस देकर चलोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, पर लेकिन आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आई होप कि माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना जरूर और फीडबैक जरूर देना, ठीक है।
दोस्तों पिछले कुछ दिनों में अगर आप लोग अलग अलग राज्यों का भ्रमण करें और आप लोग वहाँ की सिचुएशन देखें तो काफ़ी बुरी कंडीशन रही, खासकर कई सारे ऐसे राज्यों में जहाँ पर ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल चल रही थी। जैसे मैंने आप लोगों को आसाम के बारे में बात करी, वहाँ पर हाथी, कई जगह चीते जो है वो नदी में बहते हुए दिखाए गए। इसी के साथ में आप लोगों ने देखी केरला की साइड में लैंडस्लाइड और बाढ़ देखने को मिली। अलग अलग राज्य में, बिहार में काफ़ी बुरी कंडीशन बनी इसकी बाढ़ की वजह से। और अभी फिलहाल सेम कंडीशन जो है अभी आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिल रही है। जब कहीं पर बाढ़ आती है ना यार, हम लोगों को क्या लगता है, बाढ़ आ गई, बस पानी आ गया और फिर पानी चला गया। जो ऐसे लोग जिसके एरिया में बाढ़ नहीं आती है उनको तो नॉर्मल सी बात लगती है, ठीक है बाढ़ आई होगी, पानी आ गया होगा, फिर चला गया होगा। पर लेकिन रियलिटी में उस ग्राउंड लेवल पर अपने आप को रखकर देखो कि आप लोग वहां पर हो और वहां पर क्या क्या दिक्कत होने वाली है। वहां पर जो उस पर्टिकुलर एरिया की जो सड़कें हैं वो खराब होने वाली है, वहां पर बिजली की कंडीशन बिल्कुल सिचुएशन खराब होने वाली है, फसल वहां पर खराब होने वाली है। इसी के साथ में जो पर्टिकुलर लोग वहां पर अलग अलग काम कर रहे थे, जो वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा था, इन सब चीजों को लेकर उसमें भी लोग जो है काफी कमी हो जाती है। इसी के साथ में वहां पर बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं, इवन कई सारे जानवर मारे जाते हैं। बाढ़ आने पर अक्सर उनके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। और फिर वहां पर महामारी आने का भी रीजन बन जाता है। वहां पर डबल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है उस लाइफ को फिर से नॉर्मल लाने के लिए। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों की लाइफ जो है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो जाती है, बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में चली जाती है कि उनको फिर से अपने आप को उठाना पड़ता है उस नॉर्मल जिंदगी को जीने के लिए, जो नॉर्मल जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। पर लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ये है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर पिछले 50-60 सालों से रेगुलर बाढ़ आ रही है। यानी कि एक तो ऐसा एरिया हो गया जहां पर अब की बार बाढ़ आई है, अच्छा बाढ़ आ गई, चलो यार इसका कोई सोल्यूशन देखेंगे। पर लेकिन कुछ ऐसे एरिया जहां पर रेगुलर बाढ़ आती है, जैसे बिहार की बात कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर आसाम की बात कर लीजिए, और कई सारे ऐसे एरिया और हैं। तो यहाँ पर रिवर का पता है कि बाढ़ आ रही है, पर लेकिन अब तक भी वहां पर सॉल्यूशन नहीं खोजा गया। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। आज के में चाइना में देखो, पता नहीं कैसी कैसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। पहाड़ के अंदर से बेसिकली ट्रेन निकाल दी, अभी देख रहे हो ना, नेपाल के अंदर आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट बोलना गलत होगा, हालांकि वहां पर नेपाल को खरीदने आ रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने श्रीलंका खरीदा, श्रीलंका के बाद में बांग्लादेश तो बच के निकल कर, बांग्लादेश के जो मिनिस्टर थे उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि दुनिया में किसी से भी लोन ले लो, वैसा चाइना से लोन मत लेना। ये उनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग कुछ ऐसा ढांचागत विकास कर सकते हैं जिसकी वजह से उस पानी को कहीं ढंग से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है प्रॉपर वे में, पर लेकिन उसके ऊपर सोचा ही नहीं जाता है। हाँ ठीक है चल रही है, बाढ़ आएगी फिर सोच लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग नहीं, एग्जाम आता है तो आप लोग बैठ जाते हो किताब उठा के, वरना चली रही है जिंदगी, अरे यार पिछले 6 महीने का करंट अफेयर बचा हुआ है, अब तो कवर ही नहीं किया। तो वो वाली सिचुएशन है। तो टाइम टू टाइम प्रॉब्लम के बारे में सोचकर सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछूंगा। एक फ्रेंड था, तो उसका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लड, यानी कि बाढ़ की डेफिनेशन क्या है। तो वीडियो को पॉज करो और बाढ़ की डेफिनेशन आप लोग बताओ। ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना यार, जो आप लोग रेगुलरली सुनते हो, अगर कोई आप लोगों से इनकी डेफिनेशन पूछने लगे ना तो आप लोगों के मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। तो इसको कहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, और ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एनसीईआरटी में मिलती है। इसीलिए कहता हूँ कि एनसीईआरटी हमेशा आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए। तो क्या होगा, तो बोल सकते हैं आप लोग, ए फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर, जहां पर एक ऐसी लैंड जो कि ड्राई है, जो कि नॉर्मली ड्राई रहती है, वो भी सबमर्ज हो जाती है, उसको बाढ़ कहते हैं। यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर नॉर्मली सूखा रहता है और पानी का लेवल इतना ऊपर उठ गया कि वो ड्राई एरिया को भी, आसपास वाले को, उसको भी भर के चला गया, तो इसको आप लोग नॉर्मली फ्लड बोलोगे, ठीक है। ये एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग नॉर्मली कहीं पर भी एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो पर्टिकुलर एरिया में जो इंपैक्ट पड़ते हैं वो तो मैंने बता दिया कि सब कुछ सबमर्ज हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, कई बार कोलैप्स डैम वो नहीं, कई बार बांध जो है वो टूट जाता है उसकी वजह से, कई बार बहुत ज्यादा रेन हो गई उसकी वजह से, कई बार बहुत ज्यादा एक तरीके से जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, कई बार डिफोरेस्टेशन की वजह से। तो ये सारे रीजन यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग नोट डाउन करते रहा करो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, वहां पर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी कहां पर बाढ़ देखने को मिली, अभी बाढ़ देखने को मिल रही है उड़ीसा के अंदर में। और कौन सी रिवर है, ये रिवर याद रखेगा, ये है महानदी रिवर। इसकी वजह से सिचुएशन यहां पर खराब देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि लगभग 12 लाख लगभग ओवर 12 लाख जो है अब पर्टिकुलर एरिया में, तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वाटर ओवरफ्लो होगा महानदी के एरिया में। तो इसकी वजह से स्टेट के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहां पर अभी फिलहाल कंडीशन क्या है, अगर आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जाए, जैसे ये रिवर है, यहां पर आप लोगों से पूछेंगे महानदी, ताप्ती, इसी के साथ में यहां पर ये हो गया बेसिकली कृष्णा रिवर, ये हो गया कावेरी, इधर हो गई महानदी, ये नर्मदा। तो इनको अगर पूछ ले गोदावरी, इनको ऊपर नीचे लगाने के लिए, तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है।
तो ये स्लाइड एक ऐसी स्लाइड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और जो आप लोगों से स्टेट पीसीएस के अंदर तो डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आनन फानन में। फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, पढ़ाया तो है पर लेकिन रिवीजन नहीं किया, तो रिवीजन करते रहो ताकि आप लोग उसको एग्जाम में अच्छे से एक तरीके से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, अभी ये जो आर्टिकल है इसके बारे में आप लोग कई सारी बातें बताऊंगा और यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन भी जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, और आप लोग आर्टिकल को ढंग से सुनोगे तो उन क्वेश्चन का भी आंसर दे पाओगे। तो क्वेश्चन को बड़ी ही प्यार से सुनना है ताकि अच्छे से आप लोग आंसर दे पाओ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर महानदी के बारे में। महानदी अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये एग्जैक्टली आप लोगों को देखने को मिलेगी, उड़ीसा के अंदर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ पर आगे जाकर गिर जाती है, कहां पर ये गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफी सारी मैक्सिमम जो रिवर हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, जो कि आप लोगों को हमारी कंट्री का ईस्टर्न साइड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। महानदी भी उनमें से एक ही है। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा बन जाता है यहाँ पर कि आप लोगों को ये बताना है किस किस राज्य से होकर गुजरती है महानदी। तो बात करें तो छत्तीसगढ़ में रोल प्ले करती है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में और महाराष्ट्र में। तो ये कैचमेंट एरिया है जहां जहां से ये आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। थर्ड लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है अगर बात करें आफ्टर गोदावरी और कृष्णा, यानी कि गोदावरी आप लोग यहां पर देखते हैं ये होगी गोदावरी और ये हो गई कृष्णा। ठीक है, तो इसके बाद में तीसरे नंबर पर आप लोगों को महानदी देखने को मिलेगी, यानी कि अगर नंबरिंग करनी हो ये गोदावरी हो गई, ये कृष्णा हो गई और ये महानदी होगी। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे आप लोग देख लेना इसको। तो ये थर्ड लार्जेस्ट देखने को मिलेगी आप लोगों को, और अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं सारे तो इन राज्य से आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ इन राज्य में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा के अंदर में, उड़ीसा में यहाँ पर सबसे बड़ा इसका एरिया देखने को मिलता है। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन याद आ गया, जैसे यहाँ पर बताया कि महानदी जो है वो उड़ीसा के अंदर में सबसे बड़ा एरिया अपना बनाती है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि गंगा रिवर जो है वो किस पर्टिकुलर एरिया में, किस पर्टिकुलर राज्य में सबसे ज्यादा अपना एरिया बनाती है, तो आप लोग बताइए। देखता हूं किस किस को पता है, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि गंगा को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, महानदी के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोगों को जो इसका पर्टिकुलर जो इसका सोर्स है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये याद रखिएगा अमरकंटक ये पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, तो ये कई सारे ऐसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा सोर्स पूछे जाते हैं, सोर्स पूछे जाते हैं आप लोगों से कि बताइए यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया किस पर्टिकुलर एरिया से निकल कर आती है, कौन सी रिवर, और उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बनता है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है यहाँ पर, ये साउथ ऑफ द अमरकंटक, वैसे जो पर्टिकुलर एरिया है वो है यहाँ पर सिवा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कहां पर है, ये बस्तर हिल जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अमरकंटक कहां पर पड़ता है, ये आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में। ओके, तो ये कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरी भी है, हल्का हल्का सा इसके बारे में याद रख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए पीपीटी के अंदर में, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो कौन कौन सी यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरी है जो ज्वाइन करती है, तो उसके बारे में ये है। डैम के बारे में आप लोगों से थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा, डैम के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम जो है इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, जो कि रिसेंटली अभी प्लेस किया गया अंडर रामसर साइट, और लॉन्गेस्ट डैम आप लोगों को ये इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ के अंदर कई सारे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो मेन है उसके बारे में कम से कम याद रखिएगा एक बार को, जो खासकर जो कि न्यूज में भी कई बार रहता है। ठीक है, और कई सारे प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये बेसिक जो चीजें हैं वो यहाँ पर स्लाइड में इसलिए प्रोवाइड करा देता हूँ, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसी के साथ में इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप लोग कई सारी देखने को मिलेगी, आयरन स्टील जो प्लांट्स हैं खासकर भिलाई के अंदर में। ठीक है, एल्यूमिनियम फैक्ट्री होगी हीराकुंड और इसी के साथ में कोरबा। ठीक है, पेपर मिल होगी कटक के अंदर में, सीमेंट फैक्ट्री होगी यहाँ पर ये सुंदरगढ़। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए खासकर पोर्शन बनता है जब आप लोग जियोग्राफी की तैयारी कर रहे होते हो। ये सारी चीजें आप लोगों को ऐसी पैटर्न में आप लोगों को एनसीईआरटी में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए कहता हूं करंट और स्टैटिक का काफी शानदार मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलता है। करंट के साथ में जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है तो वो यहां से निकल कर आती है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है रियलिटी में जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हो। थोड़ा सा और डिटेल में महानदी के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये एक और पिक्चर आप लोगों के सामने, इसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर बाढ़ आ रही है, वहां पर बारिश हो रही है, यहाँ पर सिचुएशन खराब हो सकती है, पहले से वार्निंग दे देना, ये काम किसका है? जैसे नहीं घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बता देते हैं कि सुधर जाओ वरना ये हो जाएगा, वो भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बच्चा ना पड़ेगा। ठीक है, और ये बच्चा बहुत अच्छा होशियार जाएगा हालांकि कई बार वो भविष्यवाणी गलत हो जाती है। उसी तरीके से आईएमडी की भी भविष्यवाणी कई बार गलत हो जाती है, तो इसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। ठीक है, और ये रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन जैसे बतानी होती है ना, कहाँ पर बारिश होनी है, कहाँ पर क्या क्या चीजें होनी है, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर ये बताता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक ऐसा सोर्स देखने को मिलेगा, और ये सबसे बड़ी बात है काफी पुराना भी है। यहाँ पर ये आईएमडी जो हमारी कंट्री बनाया गया
ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में, और बनाया गया था इसको 1875 में। ठीक है, अभी आप लोग लगा लो कितना साल पुराना है। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं 2022 के अंदर में, तो बताओ कितना साल पुराना है। ठीक है, इतना तो मैथमेटिक्स होगा ना, छोटा छोटा सा कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। मेन हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर में है, दिल्ली के अंदर मेन हेडक्वार्टर है। पर लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था यहाँ से, वो ये बना था कि ये जो IMD है ये ओनली हमारे देश के लिए काम करता है, यानी कि हमारे देश के बारे में बताता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है उसके बारे में बताता है। पर लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंडियन ओशन के अंदर में और अंटार्कटिका आसपास वाले रीजन में बताता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है। जैसे कि ये मलक्का स्टेट के बारे में आप लोगों को बताएगा, बे ऑफ बंगाल में बताएगा, अरेबियन सी में बताएगा, इसी के साथ में जो पर्शियन गल्फ के अंदर में आप लोगों को बताएगा। ये जो सारे एरिया मैंने बताए हैं, अभी इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी देता हूं, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार बनते हैं। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, IMD का जो हेडक्वार्टर आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के बारे में बताता है, आसपास वाले रीजन के बारे में, अरेबियन सी के बारे में बताता है। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये आप लोगों के लिए हो गए यहाँ पर, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान वाले रीजन के बारे में आप लोगों को बताएगा। और इसी के साथ में मलक्का स्टेट के बारे में, मलक्का स्टेट काफी फेमस है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये हो गया मलक्का स्टेट। ठीक है, यहीं से होते हुए चाइना जो है वो इंडियन ओशन में एंट्री करता है, इसीलिए वो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है ना यहाँ से, वो इसलिए बन रहा है ताकि मलक्का स्टेट से जो वो होकर आता है तो ये इसके लिए एक लोता रास्ता बचता है। तो अगर वो वहां से आएगा तो ये इसके लिए 2 रास्ते हो जाएंगे इंडियन ओशन में एंट्री करने के लिए। कल को चलकर अगर चाइना की कोई दिक्कत हो किसी कंट्री के साथ में यहाँ पर मलक्का स्टेट वाले एरिया में, तो वहां से भी वो एंट्री कर सकता है। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव यहाँ पर ढूंढ रहा है, इसीलिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के ऊपर जो है चाइना जो है पैसा पानी की तरह बहा रहा है, और पाकिस्तान को लगता है मेरे फायदे की बात चल रही है। फायदा चाइना इतना खतरनाक इंसान है, मतलब इंसान की कंट्री है, वो अपने बाप को भी फ्री में कुछ ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए बांग्लादेश ने बड़े ही स्मार्टली बोल दिया कि किसी से भी लोन ले लो भाई साहब, दुश्मन से लोन ले लो, पर चाइना को दोस्त बनाकर लोन मत लेना, वरना कहाँ कहाँ से डसेगा, जिंदगी भर संभालते रह जाओगे। तो ये कंडीशन आप लोगों को चाइना की देखने को मिलेगी। तो ये सारे एरिया हैं यहाँ पर जो कि आप लोग याद रखते हैं। तो हमारे ही देश के लिए काम नहीं करता, ये आसपास वाले रीजन के बारे में भी यहाँ पर ही बताता है। रीजनल हेडक्वार्टर इसके मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे में भी आप लोगों को इसके देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यानी कि जैसे हमारे देश में क्या काम करता है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऐसे ही वर्ल्ड में WM है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट तो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बोलिए। तो इसका ये सेंटर भी है IMD एक, यानी कि इसके टोटल मिलाकर दुनिया में 6 सेंटर है, उसमें से एक सेंटर आप लोगों को IMD देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग बेसिक चीजें याद रखते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि 1950 से बनाई गई थी। यानी कि हमारा IMO जो है वो ज्यादा पुराना है, ये अभी नई नई बनाई गई है। IM ये है कि बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर इंटरनेशनल जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि स्टेब्लिश की गई यहाँ पर अगर बात करें तो 1875 में वियना जो एक तरीके से इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल जो कांग्रेस हुई उसके बेस पर यहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया गया। यानी कहने का मतलब है जो लेटेस्ट वाला अभी है ये 1950 का फॉर्मेशन किया गया, पर लेकिन उससे पहले ओरिजिन कहाँ से हुआ वो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन यहाँ से बता दी गई है। तो ये सारी बातें बताते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है, बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पानी कितना बरसने वाला है, कहाँ कहाँ पर क्या कंडीशन होने वाली है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये 2 रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। एक तो है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, इसी के साथ में स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, तो ये इसी के द्वारा यहाँ पर बताए जाते हैं। पापा कौन है इसके? WMO के पापा है इसके यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये बेसिक है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर में। तो इस तरीके से आप लोगों से कई सारी बातें पूछ ली जाती हैं। तो एक रिवर के बारे में पूरा बता दिया आप लोगों को, अपनी कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को पूरी बता दी, और यहाँ पर एक पूरा एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों को बता दी, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा रिसेंटली कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, और कई सारी लोकेशन भी मैंने आप लोगों को दिखा दी जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। खासकर मलक्का स्टेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को ऐसे तैयार करना है जैसे कि पूछा जाए कोई क्वेश्चन तो फिर क्वेश्चन न छोड़े। अब आइए देख लेते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने पूरा टॉपिक सुना है। अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कई बार ट्रिब्यूटरीज पूछ ली जाती हैं, तो यहां पर पूछा गया आप लोगों से, बोला गया 4 रिवर के नाम दे रखे हैं और बोला जा रहा है कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बताओ। ठीक है, पहला यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वंशधारा, ठीक है, दूसरा यहां पर इंद्रावती, तीसरा है प्रणहिता और चौथा यहां पर पेनार। ठीक है, तो कौन सी यहां पर ट्रिब्यूटरी है ये बताना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4 और डी में बोला गया 2 3। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां पर ये बताऊंगा,
आप लोग कम से कम उन रिवर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए जो रिवर न्यूज में है। न्यूज में किसकी वजह से होती है? या तो वहां पर डैम बन गया, ठीक है, या वहां पर बाढ़ आ गई है, ठीक है, या फिर कोई पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई है। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर वो रिवर न्यूज में है तो उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। और वो रिवर अगर आप लोगों के स्टेट में आती है तो आप लोगों को और भी ज्यादा उसके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि वो इंटरनेशनल, जो कि एक तरीके से इंटरनल क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है स्टेट के अंदर में, और डायरेक्ट आप लोगों के सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम है जैसे यूपीएससी हो गया, एनडीए सीडीएस, उनमें भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो सारी यहां पर आप लोगों को बता रखी है, राइट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो इसको एक बार नजर में से निकाल लेना ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। तो काफी डिटेल में ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहां पर पूछा गया है, जैसे कि थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे तो बोला गया कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है महानदी की, ठीक है। तो अगर ऐसे आप लोगों से पूछ ले तो यहां पर बात की जा रही है किसकी? ये है सोमनाथ, दूसरा हो गया आइब, ठीक है। तो इब भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। नेक्स्ट हो गया यहां पर मंड और नेक्स्ट हो गया यहां पर जोंक, ठीक है। तो सही आंसर क्या है यहां पर? तो सही आंसर यहां पर 1 2 3। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर बताइए, तो ए आंसर यहां पर सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहां पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यानी कि एग्जाम में आप लोगों से आराम से क्वेश्चन बनेगा, पर लेकिन ढंग से अगर तैयार करके जाओगे तो यार क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं। तो टॉपिक को आप लोगों को ढंग से कवर करना है, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करो, कैसे लगता है आप लोगों को टॉपिक। ये मुझे नहीं देना होता है, यूट्यूब को बताना होता है कि कैसा आप लोगों को लग रहा है लेक्चर, क्योंकि यूट्यूब उसी के बेस पर चीजों को समझता है कि ये लेक्चर सही है या फिर गलत है, ठीक है। वरना फिर वो उसके साथ में क्या करता है, उसके साथ में वो फिर मजे लेता है कि ये जो है एक तरीके से ऐसा लेक्चर है जिसमें गलत चीजें पढ़ाई गई हैं, और वो उसको क्या डाल देता है, उसको अंडर उसमें रिपोर्टिंग में डाल देता है। तो वाली चीजें हैं। तो फीडबैक देना होता है, लाइक डिसलाइक कर कमेंट कर शेयर कर, इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो कैसी है, ठीक है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फीडबैक जरूर दिया करो, ओके। दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज़ है जो आगे चलकर और बड़ी आप लोगों को बनती हुई नजर आ सकती है, इसलिए इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग चीज़ों के साथ में आगे भी कनेक्ट कर पाएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या बोला गया है कि आउटसाइडर्स कास्ट कर सकते हैं वोट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पर लेकिन जो गुपकर अलायंस है उसके द्वारा इसको अपोज किया गया है और बोला गया है कि इस इशू को और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब यहाँ पर 2019 के अंदर में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को चेंज किया गया, तब से लेके अब तक का वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए। पहली बात तो ये है। और अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक स्टेट नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो ये भी एक दूसरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब वहाँ पर जब उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, एक साइड में लद्दाख वाला रीजन हो गया और एक साइड में जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन हो गया। तो वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी अनाउंस किया गया कि यहाँ पर एडिशनल 25 लाख जो वोट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और बोला ये गया है कि यहाँ पर ये जो वोट है एक तरीके से जो आउटसाइडर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब से आर्टिकल 370 यहाँ पर हटाया गया। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर जो गुपकर अलायंस है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ गया और उनके द्वारा काफ़ी लार्ज स्केल पर इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। तो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर गुपकर अलायंस या फिर गुप्कर डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगर बात करूँ आप लोगों से तो ये दो ऐसे डिक्लेरेशन है जो कि हमारे देश में देखने को मिले आर्टिकल 370 के अपोजिशन में। आप लोगों को पता है 5 तारीख को जब हमारे देश में आर्टिकल 370 हटाया गया 5 अगस्त 2019 में, उस टाइम पर काफ़ी लार्ज स्केल पर जो खासकर जो आर्मी है उनका डिप्लॉयमेंट देखने को मिला। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। तो उस टाइम पर ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली। तो उस टाइम पर काफ़ी लार्ज स्केल पर जो टूरिस्ट वगैरह थे उनको वहाँ से हटा दिया गया और वहाँ पर सबको एक तरीके से यानी खाली कर दिया गया इस पर्टिकुलर एरिया को। तो जब यहाँ पर ये सारा सिस्टम चल रहा था उस टाइम पर गुपकर डिक्लेरेशन आया यहाँ पर और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उनके द्वारा चीज़ों का अपोज किया गया। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब ये 5 अगस्त को सारी कहानी हो गई, आर्टिकल 370 चेंज हो गया और पूरे देश में एक ही तिरंगा लहराने लगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर आया गुपकर डिक्लेरेशन। गुपकर डिक्लेरेशन में इनके द्वारा कुछ शर्त रखी गई जिसके चलते यहाँ पर ये चाह रहे थे कि सेम पोजीशन जम्मू एंड कश्मीर की बन जाए जो कि अब तक चली हुई आ रही थी। तो उसमें इनके द्वारा 3 बातों पर काफ़ी बड़ा फोकस किया गया, यानी कि ये 3 चीज़ें जो है ये चाहते थे फिर से इंप्लीमेंट किया जाए। पहला तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को यहाँ पर फिर से इंप्लीमेंट किया जाए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को वापस लाया जाए और अभी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो इसको फिर से चेंज कर एक राज्य का दर्जा दिया जाए।
तो ये 3 मुद्दे हैं इनके द्वारा बोला गया। अगर ये 3 मुद्दे फुलफिल नहीं आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है काफ़ी बड़ी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके द्वारा बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि उनके द्वारा बोला गया कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, ताकि शांति में आज यहाँ पर आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इसको फिर से प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट कर दे। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला। तो गुपकर अलायंस जो है वो अभी इस चीज़ को भी अपोज कर रहा है कि बाहर के लोगों का वोटिंग राइट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो उसके चलते काफ़ी बड़ा इशू भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक टॉपिक आप लोगों का बन जाता है, आगे हो सकता है इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन देखने को मिले, तो थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, एक और आर्टिकल यहाँ पर ये भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, और यहाँ पर ये मुद्दा क्यों बन गया, ये मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि हम लोग वो नहीं कहते कि एक बार कि उसका दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा। तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, अभी हमारी कंट्री में महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक नाव मिली, और उसमें काफ़ी लार्ज स्केल पर कई सारे हथियार भरे हुए थे। तो कई सारे लोग जो है इसको टेररिस्ट का एंगल भी दे रहे हैं कि ये टेररिस्ट एक अटैक हो सकता है, कई सारे लोग इसको अलग तरीके से देख रहे हैं। तो अभी हुआ क्या, बेसिकली ये यहाँ पर इसका यो इतना मुद्दा क्यों बन गया, बोला गया कि सेम पैटर्न में जब हमारे देश में 2008 में टेररिस्ट अटैक किया गया था 26 नवंबर को, उस टाइम पर भी सेम पैटर्न में यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली थी, जिस पैटर्न में अभी यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यानी कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पर यह है कि ऐसी हरकतें यहाँ पर पहले भी देखने को मिल चुकी हैं। तो जब कोई ऐसी हरकतें फिर से देखने को मिले तो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सचेत हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोग काफ़ी सचेत हो गए और ये जो हरकतें यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, जो न्यूज़ मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि डेवलप कंट्री के बारे में और पंच प्रण के बारे में, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये पंच प्रण आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछे जा सकते हैं कि कैसे हम लोग को डेवलप कंट्री बननी है, एक कॉलोनियल माइंडसेट हम लोग को खत्म करना है, कैसे हम लोग को एक तरीके से प्राइड लेनी है, अपने रूट को लेकर हम लोग को ध्यान में रखकर चीज़ें चलनी है कि हम लोग को अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और सिटीजन्स के अंदर यहाँ पर सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी। तो ये बातें यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोली गई, तब जाकर हम लोग अपने देश को आने वाले 25 साल में जो है एक डेवलप इकोनॉमी हम लोग यहाँ पर बना पाएंगे। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर मुद्दा है। तो देखते हैं कैसे हम लोग अपने देश को आगे लेकर चल पाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। कई बार आप लोगों से कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे आते हैं, यहाँ पर पूछा जा सकता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के बारे में, जिसको NCTE बोला गया है। NCTE जो है वो यहाँ पर हमारी कंट्री में 28th फाउंडेशन डे जो है वो उसका भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। ये यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी होती है, जो कि हमारी कंट्री में एक कानून के थ्रू पास कर बनाई जाती है। तो 1993 में NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एक्ट आया, जिसके बेस पर यहाँ पर बनाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं जो भी नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं टीचर या फिर एजुकेशन सिस्टम के अपने देश के अंदर में, तो उसको ध्यान में लेकर यहाँ पर काम किया जाता है। NCTE जो है वो इंगेज रहती है काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म में कि हमारी कंट्री में जो टीचर एजुकेशन है उस सेक्टर को कैसे हम लोग रिफॉर्म करें, और इसी में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो इसके द्वारा सजेशन दिया गया वो सब भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में अभी लेकर आएगी। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, इसका बेसिक पर्पज ये था कि कैसे हम लोग अपने देश में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में आई थी, दूसरी कब आई थी आप लोगों को बताना है, और अभी तीसरी जो है वो 2020 में देखने को मिली थी, जिसके चलते हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं और इसके चलते एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड यहाँ पर बना रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर एक तरीके से यहाँ पर मेंटोरिंग, यानी कि जो एक इंसान जो पढ़ाने वाला होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसको पता हो कि रियलिटी में एजुकेशन की वैल्यू क्या है। यानी कि ऐसे नहीं कि यहाँ पर जिसको पता नहीं है कि एजुकेशन बस क्या है, यहाँ ठीक है कि पढ़ाना है, पर रियलिटी में वैल्यूज़ क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो ये जरूरी है कि वैल्यूज़ भी क्रिएट हो। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज के दिन में इसके चेयरपर्सन कौन है, तो आप लोग जाकर देखिएगा एक IAS ऑफिसर जो है वो यहाँ पर इसके चेयरपर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उनका नाम क्या है वो आप लोगों को बताना है। ये जो डिपार्टमेंट है NCTE, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर यहाँ पर ये डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वन लाइनर टाइप की, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट इकोनॉमी के फील्ड में यहाँ पर एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देकर यहाँ पर चलूंगा इन न्यूज़ के बारे में। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है हमारे देश में वो अभी जो है बढ़ गया है। अभी यहाँ पर 315
के मिलियन टन के करीब देखने को मिलेगा, जो कि पास्ट में यहाँ पर पास्ट से लगभग 4.98 जो मिलियन टन है वो बढ़ गया है, यानी कि इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये काफ़ी अच्छी बात है। एलोकेशन किया गया हमारे देश में अभी स्पेक्ट्रम का, ये जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किया गया इसमें सबसे ज़्यादा 5G में लिया गया जियो के द्वारा, फिर एयरटेल और फिर आइडा और जो वोडाफोन है उसके द्वारा यहाँ पर लिया गया। हमारी कंट्री में जो 5G के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस यहाँ पर रहने वाला है, उसी के चलते यहाँ पर ये भी रिसेंटली न्यूज़ में आ गया है, तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन के बारे में बात करते हैं कंट्री में, तो अभी यहाँ पर 59% के करीब यहाँ पर ये बढ़ गया है, 7.2 गीगावाट ये यहाँ पर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ 2020 में अभी देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे देश में कि सोलर एनर्जी पर हम लोग फोकस दे रहे हैं, इसी के साथ में विंड एनर्जी पर भी फोकस दे रहे हैं। तो मैक्रोन इंडिया के द्वारा ये बातें बताएगी, ठीक है। बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जिसको आप लोग HAL भी बोलते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं, ताकि बाहर से जो प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं उनको हम लोग बंद कर सकें और अपने ही देश में अपने प्रोडक्ट जो है वो हम लोग खुद से बना सकें। तो इसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री जो है उसका जो एक HAL का हेड ऑफिस बनने जा रहा है कोलालमपुर मलेशिया के अंदर में, ताकि अपने प्रोडक्ट को ये जो है प्रमोट कर सके। तो इसके वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है अभी। इसी के साथ में जो DCGI है यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसके जो चीफ हैं यहाँ पर वेणुगोपाल, उनके द्वारा वेणुगोपाल सोमानी, उनके द्वारा उनका जो टेन्योर है वो अभी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है 3 महीने का। तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे DCGI, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये आप लोगों ने हमेशा देखी होगी जब यहाँ पर दवाइयों के अप्रूवल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसके चलते याद रखिएगा आप लोग, इसको बोलते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में दवाइयों का स्टैंडर्ड कैसा रहना है, तो उसके चलते यहाँ पर इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आप लोग को ये पर्टिकुलर बॉडी देखने को मिलेगी। 1940 में इस बॉडी को बनाया गया था, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कैसे मेंटेन करना है, खासकर अगर बात करें जो एक स्टैंडर्ड देश के अंदर में दवाइयों का, उसके लिए बात करते हैं यहाँ पर। इसके चलते यहाँ पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है। ड्रग्स से रिलेटेड यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट देखता हुआ आप लोगों को नजर आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए आप लोगों से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केरला के द्वारा यहाँ पर केरला सवारी इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन जो टैक्सी एग्रीगेटर सर्विस जो है वो ऑन की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम दिया गया केरला सवारी। जैसे आज की डेट में आप लोग को ओला उबर देखने को मिलते हैं, तो ये प्राइवेट एंटिटी है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो केरला सवारी है ये फर्स्ट ऑनलाइन सर्विस है, जो कि यहाँ पर केरला गवर्नमेंट के द्वारा, इनकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है, ताकि यहाँ पर लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। केरला वैसे ही टॉप पर नहीं है यार, केरला के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि हमारी कंट्री में दूसरे राज्यों से हटकर है। यहाँ पर इंटरनेट की सर्विस जो है काफ़ी लार्ज स्केल पर अभी स्टेट जो है वो प्रोवाइड कराने की बात कर रही है। जैसे नॉर्मली जियो और एयरटेल काम करते हैं ना अलग अलग एरिया में, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि वो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराए। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे से ये चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं, जिसके बारे में हल्का सा तो कम से कम आइडिया आप लोग रख सकते हैं। एक न्यूज़ और थी, मैं सेव नहीं कर पाया। इजराइल और तुर्की के द्वारा अभी यहाँ पर अपने डिप्लोमेटिक टाइप जो है उनको फिर से रीस्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आने वाले टाइम पे आप लोगों को यहाँ पर एक काफ़ी प्रोडक्टिव सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिन कंट्री के बीच में रस्साकसी रहती थी वो भी आपस में मिलकर अपने व्यापार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव एंगल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कुछ और छोटी छोटी वन लाइनर टाइप की ये न्यूज़ है जो कि आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। USA बेस एक एजेंसी है जिसका नाम है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, HEI। इसके द्वारा बताया गया कि हमारी कंट्री में 20 जो है, अगर बात करें जो टोटल वर्ल्ड में पोल्यूटेड सिटी है उसमें से 18 आप लोग को इंडिया की देखने को मिलेगी। मोस्ट सीवियर पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। इसके बारे में आगे हालांकि आर्टिकल जो है डिटेल में डिस्कस करूंगा, पर हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। हमारे देश में यहाँ पर स्वराज, भारत की स्वतंत्रता जो संग्राम की ये यहाँ पर समग्र गाथा, ये यहाँ पर अभी एक स्क्रीनिंग चली दूरदर्शन के ऊपर, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अटेंड की गई। आसाम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर विद्या रथ स्कूल, यानी कि एक तरीके से आप लोग स्कूल ऑन व्हील बोल सकते हैं प्रोजेक्ट, जिसके चलते एजुकेशन जो है वो पुअर फैमिली तक यहाँ पर पहुँचाई जाएगी। तो आसाम गवर्नमेंट का ये काफ़ी अच्छा एक मुहिम आप लोग बोल सकते हैं। पर्सनली ऐसी चीज़ इसलिए अच्छी लगती है मुझे क्योंकि एजुकेशन जब सोसाइटी में एक दूर दराज वाले एरिया में पहुंचती है तो वो काफ़ी लार्ज स्केल पर उसको इंप्रूव करेगी, और ये एक अच्छा तरीका है यहाँ पर एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने का। अभी यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया।
एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए। तो ये मेक इन इंडिया नंबर 1 प्रोजेक्ट जो है वो याद रखिएगा, ये अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के, उनके साथ में बातें की गई। आने वाले टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप लोगों को सुधरती नजर आएगी। फ्रांस जो है उसके साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन रहते हैं, क्योंकि फ्रांस का एक आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर में, उस आइलैंड का नाम आप लोगों को बताना है, यानी कि फ्रांस एक इंडियन ओशन कंट्री भी है। 9th इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट कमीशन मीटिंग अभी देखने को मिली बैंकॉक के अंदर में। इंडिया डेलीगेशन जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा लीड किया गया। तो पूछा जाए कि इंडिया और थाईलैंड की जो ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग है वो कहाँ पर हुई, तो ये बैंकॉक में थाईलैंड के अंदर देखने को मिली। इंडिया सप्लाई करेगा नियरली 60% ऑफ वैक्सीन टू वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा बोला गया। यानी कि वैक्सीन के फील्ड में हम लोग काफ़ी लार्ज स्केल पर काम करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो डिपेंडेंसी तो नहीं बढ़ेगी, बल्कि और दूसरे देशों को हम लोग यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट पोर्टल जो कि यहाँ पर एक तरीके से बात करता है, जिसका नाम है यहाँ पर निदान। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्ट जो नार्को ऑफेंस, तो यहाँ पर ये अभी देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें यहाँ पर अरेस्ट किया जाएगा जो भी नार्कोटिक ऑफेंस, यानी कि जो दवाइयाँ इधर उधर बेचते हैं उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। तो उसके चलते ये पोर्टल अभी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो कन्फ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो निदान अगर कोई डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ले क्या है, तो थोड़ा सा तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये वन लाइनर टाइप की जो न्यूज़ है, कई बार इनसे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। इनसे क्या कोई फायदा आप लोगों को हो रहा है, येस या फिर नो बताएगा जरूर, क्योंकि ये रिसेंटली अभी ऐड की है मैंने, तो अपना फीडबैक भी आप लोग इनके बारे में दे सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने आर्टिकल को एंजॉय किए होंगे सारे। बाकी संडे में हम लोग वोकैबुलरी वगैरह डिस्कस नहीं करते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर कभी कभी कर दिया करो यार, पहले जो वीक में जो भी वोकैबुलरी आप लोगों को देता हूँ ना, उनका रिवीजन एटलीस्ट आप लोग कर लिया करो। इतनी सारी वोकैबुलरी हो जाती है, उनको एक बार रिकॉल कर लिया करो, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। पर लेकिन जब तक आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ोगे, तब तक आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे। तो लंबे समय तक अगर याद रखनी है तो एक छोटा सा काम आप लोग जरूर करिएगा। बाकी मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, और PDF आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। वहाँ पर सारी PDF इकट्ठी आप लोगों को एक जगह मिल जाती है। तो कोई भी डाउट इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और फीडबैक जरूर देना, वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, जिससे कि मुझे पता चलता रहे, और यूट्यूब को भी कि आप लोगों की वीडियो ये कैसी है, और वो उसको अच्छे से ट्रीट करे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।